तो लास्ट ये सेकंड क्लास स्टार्ट करते हैं हम लोग सी इंटर अकाउंट्स का बेसिकली। तो फर्स्ट का जो 4-5 क्लासेस था, 2-3 क्लासेस बेसिक कंसेप्ट को ऑलरेडी यूट्यूब में अपलोड कर चुके हैं। एंड अभी लाइव बैच में हम लोग का ये फर्स्ट क्लास में वो किए थे हम लोग, इफेक्टिव कैपिटल रेमोडरेशन कैसे करना है, एंड 198 सेक्शन में पार्टनर्स का रेमोडरेशन कैलकुलेट करने के लिए जो प्रॉफिट कैसे कंप्यूट करना है उसके ऊपर से हम लोग क्वेश्चन देखे थे बेस्ड ऑन दैट। तो आज हम लोग डिविडेंड पे देखेंगे, उसके बाद मेन हम लोग फाइनल अकाउंट्स पे चले जाएंगे। ठीक है, नाउ व्हाट इज डिविडेंड? डिविडेंड क्या होता है? सिंपली सर डिविडेंड, देखो शेयर एक कंपनी में, कंपनी का ओनर कौन होता है? एक कंपनी का शेयर होल्डर, राइट। जो भी कंपनी है रजिस्टर्ड अंडर कंपनीज एक्ट, तो उसका ओनर कौन होता है? शेयर होल्डर। बिकॉज शेयर इशू करता है तभी जाके उसमें कैपिटल आता है। तो प्राइवेट कंपनी है तो अपना बंदा लोग रहता है, पब्लिक कंपनी है तो पब्लिक उसमें इंटरेस्टेड रहता है, राइट। सो शेयर होल्डर तुम्हारा कंपनी में इन्वेस्ट क्यों करेगा? बताओ क्यों करेगा? रिटर्न। उसको कोई रिटर्न मिलेगा इस हाँ, तो इन्वेस्टमेंट रिटर्न के क्या ऊपर। मिलेगा? दैट रिटर्न इज द डिविडेंड। हम अगर शेयर होल्डर है, आज अगर सपोज सब शेयर मार्केट में कोई भी कंपनी का शेयर्स परचेस करे, क्या सोच के परचेस करते हैं? दो रीज़न है, थोड़ा कंसेप्ट समझाना ज़रूरी है ना, खाली बुक पढ़ने से नहीं होगा। सपोज तुम्हारा दो टाइप का कंपनी है, ओके। ये सपोज प्राइवेट है या फिर पब्लिक कंपनी है, जो कि ना अनलिस्टेड है, जो कि ना अनलिस्टेड है मतलब शेयर मार्केट में लिस्टेड नहीं है। एक तुम्हारा पब्लिक कंपनी है बट लिस्टेड है शेयर मार्केट में, ओके। तो अगर हम इस टाइप का कंपनी है, प्राइवेट कंपनी पब्लिक कंपनी का शेयर होल्डर है, यू आर द शेयर होल्डर ऑफ दिस कंपनी, ठीक है। तो इसका बदले तुमको क्या देगा? वो डिविडेंड देगा, ठीक है। इसका बदले वो क्या देगा? डिविडेंड देगा। यही तुम्हारा एक्सपेक्टेशन है। नाउ तुम एक लिस्टेड कंपनी में इन्वेस्टमेंट किया, वो भी तुमको क्या करेगा? डिविडेंड देगा। ये तो तुम्हारा इनकम है, डिविडेंड देगा। तो दूसरा, तुम्हारा जो मार्केट प्राइस होता है हमेशा अप एंड डाउन होते रहता है। तुम सपोज 100 रुपये में शेयर परचेस किया था एक साल पहले, आज उसका दाम हो गया 220 रुपया। तो तुमको लग रहा है कि दाम गिरने वाला है अब, तो भाई लॉस हो इससे पहले निकल जाओ। तो तुम 120 रुपये में शेयर को बेचेगा 220 में, तो तेरा फायदा कितना हो? 120 रुपया। दैट इज एप्रिसिएशन इन द वैल्यू ऑफ द मार्केट प्राइस। ये भी तो तुम्हारा फायदा है। एक तो डिविडेंड आया, दूसरा तुम्हारा कैपिटल गेन भी तो आ रहा है शेयर्स बेच के, राइट। तो ये तुम्हारा इनकम है। तो बहुत कोई रिटर्न अच्छा मिलता है। सी, अगर तुम यही पैसा को बैंक में डिपॉजिट करते, हम कितना रिटर्न मिलता है? हार्डली फिक्स डिपॉजिट तुम हार्डली 6%, मैक्सिमम 7-6% से 6.5-7%, इससे ज़्यादा नहीं। बॉन्ड में भी करते तो फिक्स 7 से 8। बट अगर शेयर मार्केट में इन्वेस्ट करते हैं, तो अगर तुम सही कंपनी में इन्वेस्ट किया होगा, वो कंपनी अगर अच्छा परफॉर्म किया तो उसका मार्केट प्राइस काफ़ी जंप करेगा। जैसे कि यू टेक द एग्जाम्पल ऑफ अदानी, लास्ट के साल पहले जो अदानी का शेयर परचेस किया होगा, काफ़ी शेयर प्राइस बहुत ही कम था, बट लास्ट 3-4 साल में उसको काफ़ी जंप किया शेयर प्राइसेस, ठीक है। ऐसा बहुत सारा कंपनी है, स्टार्टिंग में शेयर प्राइस काफ़ी कम था, अभी देखो बहुत अच्छा चल रहा है। तो उस टाइप का कंपनी में अगर तुम इन्वेस्ट करके रखा होगा, तो तो उसमें जितना भी तुम्हारा मार्केट प्राइस बेच बढ़ेगा, जब तुम एग्जिट, एक होता है तुम्हारा एंट्री पॉइंट, कब तुम एंट्री किया, परचेज बाई किया, अब कब तुम उसको सेल कर रहा है। तो हम लोग हमेशा कब बेचते हैं कोई भी शेयर्स को? जब देखते दाम गिरने वाला है, अब नहीं उठेगा, तो इससे पहले मैं बेच के निकल जाओ, तो तुम्हारा प्रॉफिट हो गया, ठीक है। अब सर, ये तो सर लिस्टेड कंपनी का केस में समझ में आ रहा है कहानी? तिथि समझ में आ रहा है तुमको? यही है ना कहानी? यस सर। अब हाँ। सपोज प्राइवेट कंपनी या फिर पब्लिक कंपनी जो कि ना अनलिस्टेड है, तो वहाँ पे तो मार्केट में तो हम किसको बेच, तो उस तरह से हम बेच नहीं सकते। यहाँ तो डिमांड सप्लाई का बेसिस में तो शेयर प्राइस अप एंड डाउन नहीं होता भाई। यहाँ पे शेयर प्राइस है बिकॉज पब्लिक लिस्टेड है, डिमांड सप्लाई यहाँ तो नहीं है। तो यहाँ पे जो तुम इन्वेस्ट किया शेयर कैपिटल है, उसका बदले डिविडेंड मिला तो मिला। अदरवाइज कंपनी जितना तुम्हारा प्रॉफिट करेगा, जितना ज़्यादा प्रॉफिट करेगा उतना ज़्यादा डिविडेंड मिलेगा। और फ़ायदा क्या, अगर हम शेयर होल्डर हैं तो हो सकता है हम डायरेक्टर भी है, तो वो सबका तुम्हारा तुम्हारा एक कंट्रोलिंग पावर आ जाता है। तुम सपोज एक कंपनी का 20% से भी ज़्यादा तुम शेयर होल्ड करती हो, 25% से ज़्यादा शेयर, तो तुम्हारा कंट्रोलिंग पावर आ जाएगा ना एक। तुम कंपनी का कोई भी डिसीजन मेकिंग में तुम उसको इन्फ्लुएंस कर सकती हो। जैसे कि रिलायंस की इंडस्ट्रीज़ का अगर बात करें, तो वहाँ पे जो मुकेश अंबानी, कौन अनिल है ना मुकेश है, कौन है रिलायंस में? मुकेश है ना। मुकेश अंबानी खुद शेयर होल्डर भी है, वो खुद डायरेक्टर भी है, हो सकता है यार। हम एक कंपनी के एम्प्लॉय, हम एक कंपनी का शेयर होल्डर भी हो सकता है। तो यहाँ पे वो खुद
पर उसका कैसे मुकेश अंबानी इस केस में आता है, लिस्टेड वाला कंपनी में आता है एक्चुअली। हम एक ऐसा कम बंदा, सपोज हम खुद एक शेयर होल्डर है, तो हम इतना परसेंट शेयर होल्ड करते, तो हम तो पूरा कंट्रोल करेंगे ना इसको, जैसा फ़ायदा भी तुम्हारा है। एनीवे, तो नाउ द क्वेश्चन इज सेट, व्हाट इज डिविडेंड? डिविडेंड मतलब क्या हुआ? डिविडेंड इज अ डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ प्रॉफिट। डिविडेंड क्या होता है? तुम्हारा कंपनी जो प्रॉफिट करता है, तुम्हारा कंपनी जो प्रॉफिट किया, तुम्हारा कंपनी प्रॉफिट किया, उस प्रॉफिट में टैक्स पे किया, तो पीबीटी था, तो प्रॉफिट बिफोर टैक्स था इतना, माइनस टैक्स पेमेंट किया, तो क्या आया? प्रॉफिट आफ्टर टैक्स। ओके, अब ये जो प्रॉफिट आफ्टर टैक्स है, इसमें किसका हक है? इसमें किसका हक है पूरा ये प्रॉफिट पे? बोलो, किसका हक है? शेयर होल्डर्स शेयर होल्डर्स का। तो अब क्या है ना, कंपनी में शेयर होल्डर्स है, दो टाइप का होता है। एक होता है इक्विटी शेयर होल्डर, एक होता है प्रेफरेंस शेयर होल्डर, राइट? प्रेफरेंस शेयर होल्डर का नाम में ही तुम्हारा वर्ड है प्रेफरेंस। इसका मतलब क्या? सर, अगर प्रॉफिट जब कंपनी लिक्विडेट होता है करेक्ट। तो सबसे पहले प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स अगर को किया जाता है। कंपनी लिक्विडेट होता है, वाइंडिंग अप होगा, तो सबसे पहले इसको पेमेंट करने पड़ेगा हमको, ठीक है। और दूसरा चीज़ का, इसका जो डिविडेंड है ये फिक्स्ड होता है। तुम भाई प्रॉफिट कर ना कर, देखना बगल में लिखा रहता है 9%, 8%, मतलब प्रॉफिट कर ना कर, इसको तो तुमको डिविडेंड देना ही पड़ेगा, ठीक है। उस टाइप का जो रहता है तुम्हारे, एनीवे, तो डिविडेंड देना पड़ेगा। तो आप पैट से हम क्या करेंगे, सबसे पहले किसका डिविडेंड माइनस करेंगे? प्रेफरेंस शेयर होल्डर का डिविडेंड माइनस करेंगे। तो उसके बाद जो प्रॉफिट बचा होगा, नाउ शेयर होल्डर प्रॉफिट एंजॉय करेगा। अवेलेबल टू इक्विटी शेयर होल्डर, इक्विटी शेयर होल्डर, राइट? ये है तुम्हारा इक्विटी शेयर होल्डर का प्रॉफिट। यही प्रॉफिट तुमको दिखता है कहाँ पे? रिजर्व एंड सरप्लस के अंदर, राइट? अब क्या है, ये प्रॉफिट जो अल्टीमेटली प्रेफरेंस डिविडेंड माइनस करने के बाद रिजर्व एंड सरप्लस में दिखेगा। अब इसमें से सपोज कंपनी सोचा कि कुछ डिविडेंड डिक्लेयर करे, तो इसी से ही डिविडेंड भी डिक्लेयर करेगा, तो तुम्हारा रिजर्व एंड सरप्लस कम हो जाएगा, ठीक है। नाउ अब डिविडेंड भी बहुत टाइप का होता है सर, इंटरिम डिविडेंड, फाइनल डिविडेंड, प्रपोज डिविडेंड, नाम सुना होगा सर। सी, यस सर। अब क्या है, नॉर्मली क्या होता है, जब भी कंपनी का एनुअल जनरल मीटिंग होता है, कब तब जब कंपनी का एक साल एंड हुआ, तब जाके प्रॉफिट फाइनलाइज होगा, तब जाके डिविडेंड मिलेगा। तो ऐसा भी है क्या फाइनल डिविडेंड? अब या फिर कंपनी बीच में सोचा है कि चल, हम लोग को पता ही है कि ट्रेंड दिख रहा है कि 9 मंथ्स में तो हम लोग इतना प्रॉफिट किए, तो वाई नॉट एक इंटरिम डिविडेंड दे देते, सपोज 2%, 5%, दैट इज कॉल्ड, मैंने फाइनल होने के, फाइनल डिविडेंड ईयर एंड नहीं हुआ उससे पहले अगर वो डिविडेंड दे रहा है इस साल का, दैट इज कॉल्ड इंटरिम डिविडेंड, दे दिया। अब क्या है ना, जब भी डिविडेंड प्रपोज फाइनल हो, कौन करता है डिविडेंड? हु फाइनलाइज डिविडेंड? डिविडेंड फाइनलाइज करने के लिए बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स जो है वो प्रपोजल देता है। उसके बाद उसका जनरल मीटिंग होता है शेयर होल्डर लोग का, तो वहाँ पे सब शेयर होल्डर लोग डिसाइड फाइनली अगर एग्री कर जाता है कि चलो 1% में एग्री है तो ठीक है, ओके, तब डिविडेंड फाइनल, प्रपोज डिविडेंड जो फाइनल हुआ। अब जब फाइनली तुम्हारा प्रॉफिट कैलकुलेशन हो गया, अब उसी प्रॉफिट के ऊपर इतना परसेंट फाइनल डिविडेंड तुमको, सब जितना जितना सपोज दिखा गया कि डिविडेंड पर शेयर आ रहा है, डिविडेंड पर शेयर आ रहा है 5 रुपया, ठीक है। तो जो जो इक्विटी शेयर होल्डर लोग जितना जितना इक्विटी शेयर होल्ड किया होगा उसको पैसा मिल जाएगा डिविडेंड का। कभी कभी कंपनी प्रेफरेंस डिविडेंड भी देता है, ओके। अगर उस टाइप का प्रेफरेंस डिविडेंड में अगर डिविडेंड कंपलसरी है तो देगा वो प्रेफरेंस डिविडेंड। तो नाउ यहाँ पे हम लोग बेसिकली अकाउंटिंग ट्रीटमेंट पे फोकस करें, लॉ वाला डिविडेंड पे नहीं। लॉ में डिविडेंड जो है एक डिटेल्स में पढ़ लेना, हम आई विल फोकस ऑन अकाउंटिंग एंट्री डिविडेंड का क्या होगा, ठीक है। तो जस्ट कंसेप्ट क्या, डिविडेंड इज अ डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ डिविजिबल प्रॉफिट, राइट, ऑफ अ कंपनी अमॉन्ग दी मेंबर्स। मेंबर मतलब क्या होता है? शेयर होल्डर, okay, according to the number of shares held by each of them in the capital of the company and the right attaching thereto, okay, ठीक है। next, such a distribution may or may not entail a release of asset, it would be a distribution, सब बकवास है छोड़ो। now where profits are capitalized and the amount distributed is applied towards payment of bonus share, इसका मतलब क्या हो? what is bonus shares? ये तो था नॉर्मल डिविडेंड पे कर दिया, ओके फाइन। सी, दूसरा सिनेरियो, कभी कभी हम लोग बोलते हैं ना कैप प्रॉफिट का कैपिटलाइजेशन कर दिया कंपनी। द वर्ड कैपिटलाइजेशन ऑफ प्रॉफिट, व्हाट इज दिस? क्या है सर, ये? प्रॉफिट का हिस्सा नहीं देके उसको उतना का शेयर दे देता है। वेरी गुड।
कैपिटलाइजेशन ऑफ प्रॉफिट मतलब प्रॉफिट जो हुआ था ना उसको रिजर्व एंड सरप्लस में मेरा था, तो उसको वहाँ से हटा के हम कैपिटल में लेके आएंगे। ये तभी पॉसिबल होगा ना जब हम क्या करें, शेयर इशू। नॉर्मली जब हम लोग शेयर इशू करते हैं तो एंट्री क्या होता है, बैंक अकाउंट डेबिट, पैसा आया, टू शेयर कैपिटल, शेयर एप्लीकेशन। शेयर कैपिटल फाइनल एंट्री बोल रहे हो। कब कट कुट करने के बाद अल्टीमेट तो सब कट कुट हो जाता है ना, एप्लीकेशन जो है कट कुट हो जाता है ना, फाइनल तो ये एंट्री होता है बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल। अब हम क्या क्या सोचा है कि मेरा मैनेजमेंट सोचा है कि मैनेजमेंट अपना शेयर होल्डर को कन्विंस कराए, देखो अगर हम आपको प्रॉफिट देंगे, आप व्हाट यू विल डू अल्टीमेटली, यू विल इन्वेस्ट दिस मनी समवेयर एल्स, आइदर दूसरा कंपनी का शेयर्स में या फिर मेरा ही कंपनी का शेयर्स में, या फिर आप कहीं और इन्वेस्ट करोगे। बट वी आर प्लानिंग फॉर एक्सपेंशन, हम लोग एक्सपेंशन प्लानिंग कर रहे, तो दैट मीन्स हम लोग कुछ न्यू प्रोजेक्ट बना रहे। तो मेरा कंपनी अगर ये सब प्रोजेक्ट में सक्सेसफुल हो जाता है तो मेरा कंपनी का वैल्यूएशन और अच्छा हो जाएगा, हम लोग का प्रॉफिट और बढ़ जाएगा। अगर मेरा प्रॉफिट और बढ़ेगा तो अल्टीमेटली क्या, अल्टीमेटली तुम्हारा प्रॉफिट ही, अल्टीमेटली प्रॉफिट है किसका, तुम्हारा ही है, तुम्हारा ही फ़ायदा है। तो एक काम करते, आप लोग को हम प्रॉफिट नहीं देते, अपना हमको पैसा चाहिए। तो अगर आप लोग को पैसा दे देंगे तो मेरे को फिर बैंक से लोन लेने पड़ेगा, तो हमको पैसा नहीं देंगे। आपको एक काम करते, जो आपको हम प्रॉफिट देने वाले थे उसको हम प्रॉफिट आपको नहीं देके आपको उसका बदले हम फ्री में शेयर्स दे देते, तो बोनस शेयर तुमको दे दिया। तुम क्या किया, ये सब का एंट्री भी है, हम कराएंगे इसी चैप्टर में है, माने फाइनेंशियल अकाउंटिंग ऑफ कंपनी वाले में ही है, मैं दूसरा चैप्टर होगा बोनस शेयर्स। तो बोनस शेयर दिया तो अल्टीमेटली क्या होगा, शेयर कैपिटल तो बढ़ेगा, तो टू हुआ क्या, शेयर कैपिटल। अब पैसा नहीं हुआ है तो उसका बदले जो प्रॉफिट था उसी को कम करेगा, रिजर्व एंड सरप्लस जो तुम्हारा क्रेडिट बैलेंस था डेबिट कर देगा उसको। तो कंपनी के पास क्या हुआ, बैंक बैलेंस, बैंक का आउटफ्लो हुआ नहीं, पैसा रहेगा अपने पास। अब बैंक उसको अपना एक्सपेंशन प्रोजेक्ट में इन्वेस्ट कर सकता है, न्यू प्रोजेक्ट में इन्वेस्ट कर सकता है कि नहीं। और वो क्या क्या, सिर्फ बैंक क्या क्या, एक तरफ कैपिटल को कम बढ़ाया, दूसरी तरफ रिजर्व को कम किया, अल्टीमेटली लाइबिलिटी कमा, एक लाइबिलिटी बढ़ा, नेट ऑफ। तो बैलेंस शीट भी जैसा का वैसे ही दिखा टोटलिटी बेसिस में, सिर्फ नंबर ऑफ शेयर्स बढ़ गया, शेयर कैपिटल बढ़ा तो रिजर्व कम गया उतना से। दिस इज कॉल्ड कैपिटलाइजेशन ऑफ प्रॉफिट। समझ में आया कहानी। तो नो पार्ट ऑफ द यस सर। एसेट ऑफ द कंपनी कैन बी सेड टू हैव बीन रिलीज, तो कोई एसेट रिलीज नहीं हुआ, एसेट नहीं गया, जैसा कौसी रह गया वहाँ पे, तो प्रॉफिट आर ओनली कैपिटलाइज, इंक्रीजिंग द पेड अप कैपिटल। जो कंपनी डज नॉट गिव एनी, कोई एसेट नहीं छोड़ा, बट फर्स्ट केस में अगर डिविडेंड देता है तो एसेट देने पड़ता है, मैंने बैंक बैलेंस चले गया मेरा हाथ से। ओके, यहाँ तक कोई डाउट? नो सर। ठीक है, नेक्स्ट। अब बोला कि भाई कंपनीज एक्ट 2013 डिविडेंड इंक्लूड्स इंटरिम डिविडेंड, जो हम बोल रहे थे इंटरिम डिविडेंड। तो व्हाट इज इंटरिम डिविडेंड, कंपनीज एक्ट के हिसाब से देखो जो कहानी बोलो वही हो। नो डिविडेंड शुड बी डिक्लेयर, कंपनीज एक्ट बोलता है कि नो डिविडेंड शुड बी डिक्लेयर्ड और पेड बाय द कंपनी फॉर एनी फाइनेंशियल ईयर। नॉर्मली कोई फाइनेंशियल ईयर के लिए डिविडेंड डिक्लेयर या पेड नहीं होना चाहिए, एक्सेप्ट ये केसेस छोड़ के। ठीक है, इस केस में तो यस ओके, अदरवाइज नो। क्या क्या केसेस है, तुमको डिविडेंड देना है ना, तो तुम प्रॉफिट करना ज़रूरी है तुम्हारे लिए, आउट ऑफ द प्रॉफिट्स ऑफ द कंपनी फॉर दैट फाइनेंशियल ईयर, उस फाइनेंशियल ईयर में तुम प्रॉफिट किया, इससे तुम डिविडेंड दे सकते हो। अराइव एट आफ्टर प्रोवाइडिंग फॉर डेप्रिसिएशन, माइनस करने के बाद, इन अकॉर्डिंग टू द प्रोविजन ऑफ सेक्शन 132, दैट इज जो थोड़ी देर पहले हम बात किए यहाँ पे तुम लोगों का। ये जो पीबीटी आया होगा ऑब्वियसली बात है, डेप्रिसिएशन माइनस करने के बाद ही आया होगा, टैक्स माइनस किए, डिविडेंड है तो उसका माइनस किए, उसके बाद अर्निंग अवेलेबल टू दिस आया होगा ना। ठीक है, अगेन आउट ऑफ द प्रीवियस ईयर का प्रॉफिट से भी दे सकते हो, अराइविंग एट आफ्टर प्रोवाइडिंग फॉर डेप्रिसिएशन को पहले माइनस करो। ठीक है, एंड कोई अगर उसके बाद तुम अनडिस्ट्रीब्यूट, तुम करंट ईयर, सबसे पहले हम करंट ईयर से करेंगे, नहीं है तो पिछला प्रीवियस ईयर सबको जो एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट होगा मेरे पास, एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट जमा हुआ होगा, तो उससे भी दे सकते हैं, या फिर बहुत टाइप ऑफ दोनों में से किसी भी तुम दे सकते हो। अल्टीमेटली मेरे पास जो रिजर्व एंड सरप्लस का जो बैलेंस दिखता है बैलेंस शीट में, बैलेंस शीट में दिखता है ना रिजर्व एंड सरप्लस में जो प्रॉफिट वाला जो दिखता है वो क्या आता है, एक होता है ओपनिंग बैलेंस प्रॉफिट का, एक होता है एट ड्यूरिंग द ईयर, तो तब जाके ना प्रॉफिट का एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट आता है, एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट आता है। ठीक है, नाउ आउट ऑफ द मनी प्रोवाइड बाय द सेंट्रल गवर्नमेंट, कभी कभी गवर्नमेंट सब्सिडी वगैरह देता है उससे भी तुम दे सकते हो, तो ये चार केस में तुम डिविडेंड दे सकते हो, प्रॉफिट हुआ करंट ईयर का या पिछले साल का, या फिर मनी प्रोवाइड किया गवर्नमेंट, या दोनों मिलाकर। ठीक है, नाउ provided that no dividend should be declared or paid by a company from its reserve other than free reserve।
सर व्हाट इज़ फ्री रिजर्व? बताओ तो फ्री रिजर्व क्या होता है? क्या होता है फ्री रिजर्व? नो आइडिया। नो आइडिया। देखो, रिजर्व एंड सरप्लस तुम बचपन से किया है। रिजर्व एंड सरप्लस, रिजर्व एंड सरप्लस क्या है? रिजर्व एंड सरप्लस में क्या क्या रहता है? एक तो तुम्हारा सपोज वो स्ट्रक्चर तुम लोग को समझाए थे ना, यहाँ पे शेड्यूल इसका नहीं किया ना हम लोग। सपोज ये रिजर्व एंड सरप्लस है, ओके। एग्जाम्स को उठा लेते ना, यहाँ इसी को उठा लेते। बचपन में जब ट्रेडिंग पीएल अकाउंट में 11 12 में या फिर सीए फाउंडेशन तुम लोग किया होगा, तो वहाँ पे रिजर्व एंड सरप्लस हम लोग क्या करते हैं, कैपिटल के साथ जस्ट प्रॉफिट को ऐड कर देते थे। बट प्रैक्टिकली एज पर शेड्यूल 3 का जो फॉर्मेट है, वहाँ पे रिजर्व एंड सरप्लस प्रॉफिट शेयर कैपिटल अलग से तुमको दिखाने पड़ता है, कितना ऑथोराइज्ड है, ओके, उसमें से कितना इशूड है, सब्सक्राइब है, कॉल्ड अप है, और उसमें से कितना पेड अप है, अलग से तब दिखाने पड़ते हैं। अब ये रिजर्व एंड सरप्लस का जो हेडिंग में, इसमें जितना भी रिजर्व एंड सरप्लस सब आता है। फॉर एग्जाम्पल, तुम जो सिक्योरिटीज़ प्रीमियम में जो शेयर इशू किया था, उसका भी तुम्हारा आएगा सिक्योरिटीज प्रीमियम। तुम जो एसेट का रीवैल्यूएशन किया था, एक रीवैल्यूएशन रिजर्व हुआ होगा। उसके बाद कैपिटल रिजर्व भी यहाँ पे आएगा। कैपिटल रिजर्व जैसे कि शेयर फॉरफिचर हुआ था ना, कैपिटल रिजर्व वो भी आएगा। एक होता है जनरल रिजर्व, हर साल हम क्या कहते, फ्यूचर में कुछ मेरा नुकसान ना हो इसीलिए हम प्रॉफिट का एक हिस्सा हटा हटा के जनरल रिजर्व में रखे थे, ओके। तो इट हैज़ नो स्पेसिफिक पर्पस। इसका कोई स्पेसिफिक पर्पस का नहीं, इसको कॉमन है, कोई भी पर्पस के लिए यूज़ कर सकते हैं हम। अब दूसरा है प्रॉफिट एंड लॉस का बैलेंस। ओपनिंग था इतना, इस साल का ये इतना, तो फिर इसी से ही हम डिविडेंड दिए, तो ये मेरा आया प्रॉफिट। तो देखो, इसमें से तुमको अगर बोले फ्री आउट ऑफ द फ्री रिजर्व, तो ऐसा कौन सा रिजर्व है जिससे कंपनी डिविडेंड डिक्लेयर कर सकता है, जिसमें शेयर होल्डर का टोटली हक है? सिक्योरिटीज प्रीमियम नो। कंपनीज एक्ट में रेस्ट्रिक्शन है, तुम सिक्योरिटीज प्रीमियम को इस तरह से यूज़ करना है। रिवैल्यूएशन रिजर्व से तो तुम दे ही नहीं, बिकॉज रिवैल्यूएशन रिजर्व इज नॉट एन एक्चुअल प्रॉफिट, तो इससे तो दे ही नहीं सकते। कैपिटल रिजर्व तो उससे भी नहीं देते, तो हम जनरल रिजर्व, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, ये सब से दे सकते हैं, जो कि ना कॉमन यूज, कॉमन पर्पस है, जिसका कोई स्पेसिफिक पर्पस नहीं है। तो दीज आर द फ्री रिजर्व, जो कि ना जिस रिजर्व से हम अल्टीमेटली डिविडेंड दे सकते हैं, दैट इज कॉल्ड फ्री रिजर्व। फॉर एग्जाम्पल जीआर, जनरल रिजर्व, प्रॉफिट एंड लॉस का जो बैलेंसेस वगैरह होता है वो, ठीक है। व्हाट इज फ्री रिजर्व? बोल सकते हो जीआर, सर जिससे प्रॉफिट प्रॉफिट डिक्लेयर एंड कर सकते थे प्रॉफिट का फ्रीली। जो बैलेंस वगैरह हुआ, ये जो नॉन स्पेसिफिक है उसको, स्पेसिफिक वाला को छोड़कर। Now declaration of dividend presupposes that there is a trading profit या फिर surplus available for distributions, right? Arrive after providing for depreciation on asset, not only for the year in which profit were earned, but also for any years of depreciation of past year. Accumulated profit, पिछला साल का भी depreciation, कुछ अगर unabsorbed depreciation सब हटाने के बाद, ठीक है। ना अगेन बोलता है द बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स, देखो ये जो है तुम लोग थ्योरी में भी काम में लग जाएगा, लॉ में है, ठीक है। द बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स ऑफ अ कंपनी, कंपनी का बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स होता है, लास्ट क्लास में डिस्कस किए, जितने भी डायरेक्टर्स होता है, चाहे होल टाइम डायरेक्टर हो, मैनेजिंग डायरेक्टर हो, नॉर्मल डायरेक्टर हो, सब कुछ मिलकर एक बोर्ड रहता है कंपनी का, ठीक है। तो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स जब चैप्टर है तुम लोगों का सीए फाइनल में होगा, तो वहाँ पे पूरा डिटेल में समझेंगे हम लोग क्या है बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स वगैरह। तो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स ऑफ अ कंपनी में डिक्लेयर इंटरिम डिविडेंड ड्यूरिंग एनी फाइनेंशियल ईयर, मतलब फाइनेंशियल खत्म नहीं हुआ उसका चलते वक्त, आउट ऑफ द सरप्लस इन द प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, और आउट ऑफ द प्रॉफिट्स ऑफ द फाइनेंशियल ईयर इन विच सच इंटरम डिविडेंड इज सॉट टू बी डिक्लेयर्ड। तो दैट मीन्स हम करंट ईयर का प्रॉफिट से, या फिर मेरे पास जो सरप्लस, रिजर्व सरप्लस का बैलेंस है, उससे हम फिनेंशियल ईयर का चलते वक्त खत्म होने से पहले ड्यूरिंग द ईयर ही हम डिविडेंड दे सकते हैं, डिक्लेयर कर सकता है, डिक्लेयर किया है, ओके। बट कंडीशन प्रोवाइडेड दैट इन केस द कंपनी हैज इनकर्ड लॉस, अगर कंपनी लॉस इनकर किया ड्यूरिंग द करेंट फाइनेंशियल ईयर अप टू द एंड ऑफ द क्वार्टर, अप टू द एंड ऑफ द क्वार्टर, ये कौन सा महीना चल रहा है बोलो? फेब। तो अभी रिसेंटली कौन सा क्वार्टर एंड हुआ होगा कंपनी का? दिसंबर। सपोज दिसंबर 22 क्वार्टर Q3 एंड हुआ होगा। तो सपोज जब Q3 एंड हुआ इस साल का, ठीक है, अप टू मतलब अप टू Q3, दैट इज अप टू 9 मंथ्स, दैट इज अप टू दिसंबर 22, सब कंपनी का प्रॉफिट वगैरह डिक्लेयर कर चुका है। तो वहाँ पे सपोज तुम्हारा लॉस हुआ है,
इमीडिएटली प्रिसीडिंग द डेट ऑफ डिक्लेरेशन डिविडेंड। डिविडेंड डिक्लेयर अभी तक नहीं किया, डिविडेंड हम डिक्लेयर करेंगे सोच रहे, बट हमको पिछला देखो, पिछला जो तुम्हारा लेटेस्ट जो तुम्हारा अकाउंट्स क्लोजिंग हुआ है, ठीक है, उसमें कहीं ऐसे तो नहीं तुम्हारा 9 मंथ्स में बस 6 मंथ्स में जो भी है लेटेस्ट, इस डिक्लेरेशन से पहले का लेटेस्ट क्वार्टर क्लोजिंग में कहीं लॉस तो नहीं हुआ है? अगर लॉस हुआ है तो सच इंटरिम डिविडेंड should not be declared at a rate higher than the average dividends declared by the company during the immediately preceding 3 financial year। सपोज ये तुम्हारा कौन सा ईयर है? 2022-23। तो 22-23 को छोड़ के लास्ट 3 साल, लास्ट 3 ईयर्स, मतलब 21-22, 20-21, 19-20, उसमें जो तुम्हारा डिविडेंड डिक्लेयर किया होगा उसका जो एवरेज रेट आ रहा होगा उससे ज़्यादा नहीं होना चाहिए। कभी कभी लॉ में यहाँ से क्वेश्चन आ जाते हैं, या फिर तुम्हारा ही क्वेश्चन दे सकता है, अकाउंट्स में कोई भरोसा नहीं है। सीए में क्या होता है ना, लॉ में अकाउंट्स का क्वेश्चन घुसा देता है, अकाउंट्स में लॉ का क्वेश्चन घुसा देता है, अगर टॉपिक सेम है तो दैट मीन्स क्वेश्चन अगर तुम लोग से करे इंटरिम डिविडेंड डिक्लेयर कर सकता है क्या बोर्ड ऑफ डायरेक्टर? यस सर कर सकता है। किससे करेगा? करेक्ट, आइदर सरप्लस या फिर करंट ईयर का प्रॉफिट से। बट याद रहे, अगर डिक्लेयर करने से पहले ही शुड, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर चेक करेगा कि भाई कहीं लॉस तो नहीं हो गया। अगर लॉस हुआ होगा, ठीक है, कब डिक्लेयर करने से पहले, इमीडिएटली लास्ट वाला क्वार्टर में लॉस हुआ होगा तो डिक्लेयर कर सकते हैं, बट इससे ज़्यादा नहीं, नॉट मोर देन द एवरेज डिविडेंड डिक्लेयर बाय द कंपनी ड्यूरिंग द इमीडिएटली प्रीसीडिंग 3 ईयर्स। मतलब लास्ट 3 साल, इस साल को छोड़ के पिछला लास्ट 3 साल है उसका एवरेज डिविडेंड से ज़्यादा नहीं डिक्लेयर कर सकते। ओके, यहाँ तक क्लियर? कोई डाउट? नेक्स्ट, नेक्स्ट बोला डिविडेंड कैन नॉट बी डिक्लेयर एक्सेप्ट आउट ऑफ प्रॉफिट। ठीक है, डिविडेंड प्रॉफिट छोड़ के, रिजर्व छोड़ के कहीं और से डिक्लेयर नहीं हो सकता। कैपिटल कैन नॉट बी रिटर्न टू द शेयर होल्डर बाय वे ऑफ डिविडेंड। ऐसा नहीं कि हम डिविडेंड दे रहे मतलब अपना कैपिटल को उसको रिटर्न, ऐसा नहीं होना चाहिए। ठीक है, इसको समझते हैं, जो ऑलरेडी हम वहाँ पे बता दिए। डिविडेंड कैन बी डिक्लेयर एंड पेड बाय अ कंपनी ओनली आउट ऑफ द प्रॉफिट्स और फ्री रिजर्व, जो हम बता रहे। ठीक है, अगर गवर्नमेंट मनी नहीं दिया तो दूसरा रास्ता प्रॉफिट से दो या फिर फ्री रिजर्व से दो तुम। एज अ पेमेंट ऑफ डिविडेंड फ्रॉम एनी अदर सोर्स विल अमाउंट टू पेमेंट ऑफ डिविडेंड फ्रॉम कैपिटल। अगर किसी और सोर्स से तुम पेमेंट किया, लोन लेके पेमेंट कर रहे हैं किसी और से, इससे तो उसको ये माना जाएगा कि तुम अपना कैपिटल का फंड से पेमेंट कर रहे हैं। मीनिंग समझ में आया आप? व्हाट इज डिविडेंड पे आउट ऑफ कैपिटल, मतलब क्या बोलने में, अगर तुम प्रॉफिट्स या फिर फ्री रिजर्व जो किसी और रूट से दे रहा है तो कैपिटल से तुम दे रहे हैं। अगेन डेप्रिसिएशन मस्ट प्रोवाइड करना ज़रूरी है, जो देखिए हम लोग। ठीक है, फर्दर व्हेन द एसेट्स आर सोल्ड डिस्कार्डेड, जब एसेट बिका गया है, डेमोलिश हुआ, डिस्ट्रॉय हुआ इन एनी फाइनेंशियल ईयर, द एक्सेस ऑफ रिटन डाउन वैल्यू ओवर इट सेल प्रॉफिट। ठीक है, जिसको क्या बोलते हैं, इधर प्रॉफिट होता है ना वो। ठीक है, इफ़ एनी शुड बी रिटर्न ऑफ इन द सेम फाइनेंशियल ईयर। मतलब क्या यहाँ पे लॉस हुआ बेसिकली, बेसिकली क्या हुआ, सपोज सेलिंग प्राइस इज लेस देन WDV। सेलिंग प्राइस मतलब स्क्रैप वैल्यू जो होता है, तो मतलब मेरा लॉस हुआ होगा तो पहले इसको भी एडजस्ट करो भाई, डेप्रिसिएशन तो करना है, इसको भी एडजस्ट करो, तब देखो प्रॉफिट बच रहा है कि नहीं। ठीक है, डेप्रिसिएशन के साथ साथ लॉस ऑन सेल ऑफ एसेट जो है, अगर एसेट बिका गया है जहाँ पे रिटन डाउन वैल्यू, बुक वैल्यू बैलेंस शीट में जो तुम्हारा है वो ज़्यादा है, किससे ज़्यादा है, सेलिंग प्राइस से ज़्यादा, तो लॉस हुआ, इसका मतलब राइट ऑफ करो। राइट ऑफ मतलब पीला अकाउंट में चार्ज करो, राइट ऑफ मतलब क्या बोलो, पीला अकाउंट में डेबिट करो। ठीक है, नेक्स्ट, अब डिक्लेरेशन पेमेंट, ये तो आप थियोरेटिकल, फिर से थ्योरी में आ गए, फिर हम डायरेक्ट प्रॉब्लम में जाएंगे। ठीक है, जस्ट एक बार रीड कर दे रहा फास्ट थोड़ा, सो तुम लोग लॉ में भी हेल्प हो जाए। नाउ कंपनी में डिक्लेयर डिविडेंड आउट ऑफ द एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट। जो हम बोले एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट का मतलब क्या होता है बोलो, अभी तक का जो जमा हुआ प्रॉफिट है, हर साल जमते 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 प्लस माइनस होते होते, ठीक है, अर्न बाई इन प्रीवियस ईयर्स एंड ट्रांसफर बाई टू रिजर्व। प्रॉफिट का तो कुछ हिस्सा हम रिजर्व में भी देते हैं, तो ये इन द इवेंट ऑफ इनएडिक्वेसी और एब्सेंस ऑफ प्रॉफिट इन एनी ईयर। सपोज इस साल प्रॉफिट नहीं किया तो ठीक है, पिछला साल तक का जमा हुआ है ना, वहाँ से दे सकते हो, बट भाई उसके लिए कंडीशन तुमको फुलफिल करना है, सब्जेक्ट टू द फुलफिलमेंट ऑफ द फॉलोइंग कंडीशंस, जो कि ना रूल्स है तुम्हारा,
कंपनीज डिक्लेरेशन एंड पेमेंट ऑफ डिविडेंड रूल्स 2014। तो ये सिचुएशन कब आएगा बोलो? ये जो 5 कंडीशंस है यहाँ पे तुमको फिलअप कर आई मीन फुलफिलमेंट करना है कब? व्हेन दिस सिचुएशन विल अराइज, जब कंपनी का करेंट ईयर में क्या है, एडिक्वेट प्रॉफिट नहीं है डिविडेंड देने के लिए, या एब्सेंस ऑफ प्रॉफिट, लॉस हो रहा है, तो कंपनी चाहे तो एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट या फिर उसका रिजर्व से दे सकता है, बट भाई ये कंडीशंस फुलफिल करना होगा 1 2 3 4 5। याद रहेगा? ऐसा कंडीशन है क्या? नॉर्मली ये लॉ के लिए इंपॉर्टेंट है बट अकाउंट्स में घुसा दिया है तो वी शुड एटलीस्ट पता रहना चाहिए कि क्या बोलने मांग रहे हैं। तो इसका फर्स्ट बोल रहा है कि रेट ऑफ डिविडेंड जो है, मेरा डिविडेंड डिक्लेयर करने का परसेंटेज, सपोज 5%, 10%, 20%, तो रेट ऑफ डिविडेंड डिक्लेयर जो है इट शुड नॉट एक्सीड, कितना से ज़्यादा नहीं होना चाहिए, एवरेज ऑफ द रेट्स एट विच डिविडेंड वॉज डिक्लेयर बाई इट इन द 3 years इमीडिएटली प्रिसीडिंग दैट ईयर। इस साल को छोड़ के लास्ट 3 साल में जो भी डिविडेंड डिक्लेयर हुआ उसका एवरेज रेट करो, सिंपल एवरेज, तो उससे ज़्यादा नहीं होना चाहिए। प्रोवाइडेड दैट दिस सब रूल शुड नॉट अप्लाई, ये रूल अप्लाई नहीं हो इन केस ऑफ व्हाट, इन केस टू अ कंपनी which has not declared any dividend in each of the 3 financial। अब प्रॉब्लम क्या है, लास्ट 3 साल में मेरा कंपनी डिविडेंड दिया ही नहीं, तो दिस रूल इज नॉट एप्लीकेबल। समझ में आया कि नहीं समझ में आया? ओके सर नहीं दिया तो उस केस में डिविडेंड आएगा ही नहीं। तो ये रूल एप्लीकेबल नहीं होगा, मतलब जो रेट बोला ना, रेट कैन नॉट एक्सीड लास्ट 3 साल का, तो ये तो दिया ही नहीं, तो आप कहाँ से एवलेंट, ये रूल एप्लीकेबल ही नहीं होगा। तो फर्स्ट वाला, लास्ट 3 साल में तो डिविडेंड है ही नहीं, तो कैसे करेगा? और उसको डिविडेंड तो देना है, तो जीरो है तो क्या, जीरो जीरो से ग्रेटर देन क्या हो सकता है? और तो इसीलिए बोल रहा है अगर लास्ट 3 साल में तुम्हारा कंपनी को डिविडेंड दिया ही नहीं है तो ये रूल फॉलो, ये रूल को तुम इग्नोर करो। ये प्रोवाइडेड है ना, प्रोवाइडेड मतलब क्या, एक्सेप्शन। प्रोवाइडेड मतलब क्या होता है, एक्सेप्शन। दूसरा कर लेते हैं, ठीक है। अदरवाइज नॉर्मली क्या होगा, लास्ट 3 साल का डिविडेंड से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। नेक्स्ट, टोटल अमाउंट टू बी ड्रॉन फ्रॉम सच एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट, प्रॉफिट से कितना तुम पैसा उठाए, आई मीन कितना कमाएगा डिविडेंड देने के लिए, इट शुड नॉट एक्सीड कितना, 1/4 वो सॉरी 1/10 1/10 ऑफ द सम ऑफ व्हाट, पेड अप शेयर कैपिटल, फ्री रिजर्व, एज अपेयरिंग द लेटेस्ट ऑडिटेड। सपोज लेटेस्ट मतलब जो सपोज 22-23 अगर मेरा खत्म हुआ होगा तो 22-23 का जो 31 मार्च में, ठीक है, मेरे जो बैलेंस शीट में पेड अप शेयर कैपिटल फ्री रिजर्व दिखा रहा होगा, इसका 1/10 से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। तो कितना से ज़्यादा नहीं होना चाहिए बताओ? एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट जो हम उठाएंगे फॉर द पर्पस ऑफ डिविडेंड डिक्लेरेशन, उठाएंगे मतलब एडजस्ट करेंगे ना, रिजर्व सरप्लस अकाउंट डेबिट टू कैपिटल करना है ना, तो हमको तो ये एंट्री करना है क्या, रिजर्व एंड सरप्लस अकाउंट डेबिट टू कैपिटल, सॉरी टू डिविडेंड पेबल, ये तो करना है ना, डिविडेंड पेबल। तो कितना डेबिट उठाना, मतलब डेबिट कितना, कितना से ज़्यादा नहीं कर सकते तुम, पेड अप शेयर कैपिटल 1/10 एंड फ्री रिजर्व का 1/10 से ज़्यादा नहीं होना चाहिए, याद रहे। सर दोनों मिला के, दोनों पेड मिला अप के, सर कैपिटल। इसीलिए तो द वर्ड सम यूज़ किया ना यहाँ पे, द वर्ड सम बोला है, ठीक है। नेक्स्ट, द अमाउंट सो ड्रॉन, अब जो पैसा आई मीन जो फंड हम उठाए डेबिट कर चुके, शुड फर्स्ट बी यूटिलाइज टू सेट ऑफ द लॉसेस इनकर्ड इन द फाइनेंशियल ईयर, करेंट ईयर में लॉस हुआ पहले उसको सेट ऑफ करो, उसके बाद 1/10 अमाउंट हम निकाल लेंगे, उसमें सबसे पहले लॉस है, उसके बाद जो बचा नाउ तुम उसे डिविडेंड डिक्लेयर कर सकते हो, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट, अब जो क्या है ना, बैलेंस ऑफ रिजर्व आफ्टर सच विड्रॉल, ये जो उठाने के बाद मेरे रिजर्व का बैलेंस शुड नॉट फॉल बिलो कितना, 15% ऑफ द पेड अप शेयर कैपिटल। अब जो तुम रिजर्व का बैलेंस उठा लिया, तो ये रिजर्व का जो बैलेंस है ना, ये तुम्हारा कैपिटल का 15% से नीचे नहीं आ जाना चाहिए, ये भी दिमाग में रखना है। एक तो वहाँ पे तुम मैक्सिमम कितना दे सकता है, पेड अप कैपिटल प्लस फ्री रिजर्व का 1/10, पर ये भी याद रहे इतना नहीं उठा लो, सो दैट तुम्हारा जो बैलेंस रिजर्व का है ये तुम्हारा किससे बिलो चले जाए, पेड अप शेयर कैपिटल का 15% से भी बिलो में चले जाए, ओके। नाउ लास्ट पॉइंट, नो कंपनी शुड डिक्लेयर डिविडेंड अनलेस,
कैरीड ओवर प्रीवियस लॉसेस, मतलब पिछला साल का जो लॉसेस हम कैरी फॉरवर्ड कर रहे थे, एंड डेप्रिसिएशन नॉट प्रोवाइडेड इन द प्रीवियस ईयर आर सेट अप अगेंस्ट द प्रॉफिट ऑफ द कंपनी ऑफ द करेंट ईयर। ठीक है, द लॉस ऑफ डेप्रिसिएशन विच एवर इज, एक मिनट, यहाँ से है ना, कहाँ के कॉमा कहाँ पे ख़त्म हुआ, यहाँ पे ख़त्म हुआ। तो बोल रहा है कि कोई भी कंपनी डिविडेंड डिक्लेयर नहीं करेगा अगर उसका जो कैरी ओवर प्रीवियस लॉसेस था एंड डेप्रिसिएशन जो पिछला साल का था नॉट प्रोवाइडेड इन प्रीवियस ईयर, मतलब प्रीवियस ईयर में हम क्या कि लॉस को सेटअप नहीं कर पाए थे, प्रॉफिट होगा तभी ना लॉस को सेटअप करेंगे, डेप्रिसिएशन को भी हम एडजस्ट नहीं कर पाए, अनएब्जॉर्व रह गया था। ठीक है, आर सेटअप किसके साथ सेटअप करा है, अगेंस्ट द प्रॉफिट ऑफ द कंपनी ऑफ द करेंट ईयर। ठीक है, या फिर द लॉस ऑफ डेप्रिसिएशन व्हिच एवर इज लेस, मतलब देखना है कि प्रॉफिट सफिशिएंट है तो ठीक है, या फिर डेप्रिसिएशन तो उससे एटलीस्ट उससे हमको सेट ये करना है, प्रॉफिट ज़्यादा है तो आराम से मेरा सेटअप हो जाए, कम है तो मैक्सिमम उतना एडजस्ट होगा, व्हिच एवर इज लेस इन द प्रीवियस ईयर इज सेटअप अगेंस्ट द प्रॉफिट ऑफ द कंपनी फॉर द ईयर और फॉर डिविडेंड, मतलब जिस साल का डिविडेंड डिक्लेयर करा उस साल का प्रॉफिट से तुमको एडजस्ट करने पड़ेगा। तो 5 कंडीशन यहाँ पे क्या था, फर्स्ट है तुम्हारा जो तुम्हारा रेट ऑफ डिविडेंड होगा लास्ट 3 साल का डिविडेंड का 3% से ज़्यादा नहीं, आई मीन एवरेज रेट से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। ये रूल एप्लीकेबल नहीं होगा कब, अगर तुम्हारा कंपनी लास्ट 3 साल में डिविडेंड नहीं दिया। दूसरा, तुम कितना उठा सकते हो रिजर्व एंड फंड से, 1/10 ऑफ द पेड अप कैपिटल एंड फ्री रिजर्व, पर याद रहे तुम्हारा बैलेंस जो है 15% ऑफ पेड अप कैपिटल का नीचे नहीं जाना चाहिए। और जो भी तुम उठा रहे हो अमाउंट डेबिट कर रहे हो रिजर्व से, उसको फर्स्ट यू सेटअप करो लॉसेस वगैरह को, एंड उसके बाद ये भी याद रहे कि अगर तुम्हारा कुछ प्रीवियस ईयर का लॉसेस वगैरह था तो उसको पहले सेटअप करो, उसके बाद ही तुम डिविडेंड दे पाओगे। ठीक है, प्रैक्टिकली करेंगे ना सब समझ में आ जाएगा। अब ट्रांसफ़र टू रिजर्व, हर कंपनी क्या होता है कुछ ना कुछ रिजर्व वगैरह ट्रांसफ़र कर देता है, कहाँ, आई मीन प्रॉफिट वगैरह ट्रांसफ़र कर देता है कहाँ पे, रिजर्व में। इसका जनरल एंट्री क्या होगा, अगर हम प्रॉफिट से रिजर्व में ट्रांसफ़र करें, जनरल एंट्री क्या करते हैं हम लोग, बोलो बोलो। पीएल अकाउंट डेबिट टू जनरल रिजर्व, प्रॉफिट कम किया ना तो पीएल अकाउंट डेबिट हो गया टू रिजर्व, जीआर, ए एंट्री करते हैं हम लोग, तो प्रॉफिट मेरा कम हुआ और दूसरा लायबिलिटी जो है मेरा बढ़ गया रिजर्व का। ठीक है, ये चीज़ जो होता है रिजर्व एंड सरप्लस का हेड में होता है, एक तरफ पीएल कमा दूसरी तरफ जीआर का बैलेंस बढ़ा, ये जो यहाँ पे दिखाए थे, ये क्या होगा, यहाँ पे लेस करेंगे, सपोज यहाँ पे हम लेस करेंगे, लेस ट्रांसफ़र टू रिजर्व, जितना भी होगा उतना फिर यहाँ पे एक रिजर्व बोल के रहेगा उसमें ऐड हो जाएगा ना। ठीक है, तो अकाउंटिंग एंट्री तो करनी पड़ेगा इसके लिए हमको। नेक्स्ट, अब द बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स का आर फ्री, फ्रीडम है, कैन अप्रोप्रिएट अ पार्ट ऑफ द प्रॉफिट्स, एक प्रॉफिट का एक हिस्सा को वो लोग कहाँ रिजर्व में ट्रांसफ़र कर सकता है एज पर द कंपनीज एक्ट 2013। ठीक है, appropriate part of the profit is sometimes made under law। फॉर एग्जाम्पल जैसे कि बैंकिंग कंपनी का बता दिया कि तुम फिक्स परसेंटेज है, इससे ज़्यादा तुमने इतना करना ही है तुमको, बैंक का केस में तुमको करना ही पड़ता है। समटाइम्स, यहाँ द वर्ड समटाइम्स बोला है, ये कंपल दैट इज इट इज़ नॉट कंपल्सरी, इट इज़ नॉट कंपल्सरी नहीं है, कर भी सकते नहीं भी कर सकते, बट बैंक के केस में कंपल्सरी है, करना ही एक फिक्स परसेंटेज उसको। ठीक है, now transfer of a part of a profit to reserve is also necessary where the company has undertaken at the time of raising loan, जब लोन ले रहा था, that before any part of this profit is distributed, मतलब उसका प्रॉफिट को शेयर होल्डर लोग के अंदर डिस्ट्रीब्यूट करने से पहले एक स्पेसिफाइड परसेंटेज लिखा हुआ रहता है अग्रीमेंट में, सपोज 5%, सपोज 10%, स्पेसिफाइड परसेंटेज ऑफ द प्रॉफिट एवरी ईयर वो क्या करेगा, रिजर्व में ट्रांसफ़र करेगा, किस लिए, सो दैट बाद में जाके लोन को रीपेमेंट करने में उसी फंड को यूज़ कर पाए। एंड अनटिल द टाइम फॉर रीपेमेंट अराइव, जब तक उसका रीपेमेंट नहीं होता तब तक उस अमाउंट शुड रिमेन इन्वेस्टेड इन स्पेसिफाइड मैनर, तब तक उस पर फंड को टच नहीं कर सकता। तो अगर तुम लोन लिया होगा इस कंडीशन को बेस करके बैंक से कि आप टेंशन मत लीजिए सर, बैंक को तुम बोला कि हम लोग जो प्रॉफिट करेंगे हर साल उससे हर एक परसेंटेज हम लोग हटा के रख देंगे, सो दैट
आपका लोन का रीपेमेंट में कोई दिक्कत ना हो। तो जो हर साल हम हटाए होंगे रिजर्व एंड सरप्लस से, प्रॉफिट से रिजर्व में, स्पेसिफिक रिजर्व में, तो उसको हम अनटच ही रहना है, हमको कोई चेंज नहीं कर सकते जब तक मेरा लोन रीपेमेंट नहीं हो जाता। उसके बाद तुम उसको यूज़ कर सकते हो। ठीक है, कोई डाउट है इसमें? नेक्स्ट, थर्ड नंबर पॉइंट, अपार्ट फ्रॉम द एप्रोप्रिएशन जो अब ऊपर में बताया गया, इट मे ऑल्सो बी नेसेसरी टू प्रोवाइड फॉर लॉसेस। हाँ भाई, डिविडेंड देने से पहले, रिजर्व देने से पहले भाई तुम एटलीस्ट लॉस तो प्रोवाइड कर दे, कोई डिप्रीशन अनऑब्जर्व उसको तो हटा। ठीक है, टू एक्सक्लूड कैपिटल प्रॉफिट एज मेंशन अर्लियर टू अराइव एट द अमाउंट ऑफ डिविजिबल प्रॉफिट अलाउड ये करने के लिए, तो ये सब एडजस्टमेंट हो जाना चाहिए। ठीक है, तो रिजर्व में कोई कंपल्सरी नहीं, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर चाहे तो जितना मर्जी रिजर्व ट्रांसफ़र कर सकता है, कोई ऐसा लिमिट वगैरह यहाँ पे है नहीं। बट कुछ कुछ केसेस में कंपलसरी, लाइक बैंकिंग वगैरह में कंपलसरी है। तो कोई कॉन्ट्रैक्ट ऐसा किया बैंक के साथ लोन लेने टाइम में, तो उससे तुम करना ही पड़ेगा। यहाँ तक कोई डाउट? क्या देखें हम लोग यहाँ पे? ज़्यादा कुछ नहीं, व्हाट इज़ डिविडेंड। ठीक है, नेक्स्ट क्या देखें सर? उसके बाद डिविडेंड, इंटरिम डिविडेंड का कहानी हम लोग देखें, प्रॉफिट वगैरह से दे सकता है। फिर अगर सर लॉसेस आया है करंट ईयर में, तो मैक्सिमम किससे ज़्यादा नहीं दे सकते, लास्ट 3 साल का जो रेट है उससे ज़्यादा नहीं होना चाहिए। क्या कैपिटल से दे सकते हैं? नो, जो भी देना है तुम प्रॉफिट से, रिजर्व से दो। ठीक है, अगर लॉस आ रहा है तो डिविडेंड देने के से पहले तुम्हें पांचों कंडीशन फुलफिल करने पड़ेगा। ये रेट तुम्हारा लास्ट 3 साल का रेट से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। इतना पैसा उठा रहा है पेड अप शेयर कैपिटल एंड रिजर्व का 1/10 से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। उठाने के बाद ये बैलेंस जो है रिजर्व का 15% ऑफ दिस पेड अप शेयर कैपिटल नहीं हो जाना चाहिए। अगर तुम डेप्रीशन वगैरह एडजस्ट नहीं किया हुआ, प्रीवियस ईयर के लॉसेस एडजस्ट नहीं किया हुआ, तो पहले उसको एडजस्ट करना पड़ेगा। रिजर्व तो बहुत सारा कंपनी करता है, अप टू द बोर्ड ऑफ डायरेक्टर का इच्छा के ऊपर है, कंपलसरी नहीं है, जो मर्जी करो, जितना ट्रांसफ़र करना है करो। अगर कंपलसरी है कुछ लॉ में तो उसको तुम फॉलो करना ही है। ठीक है, नाउ डिक्लेरेशन ऑफ डिविडेंड। नाउ क्या वहाँ पे क्या थे, इंटरिम डिविडेंड के बारे में डिस्कस किए थे। यहाँ पे पेमेंट का अभी तक कुछ किए नहीं हम लोग, कि कंडीशंस क्या है डिक्लेरेशन पेमेंट करने से पहले। नाउ डिक्लेयर करेगा, उसके बाद क्या करेगा, फिर पेमेंट करेगा, पेमेंट, फिर हम लोग क्वेश्चन में आ जाएंगे यहाँ पे। ठीक है, बहुत अच्छा है तुम लोग स्टडी मैट, अगर तुम ढंग से स्टडी मैट करके स्कैनर सॉल्व कर लिया ना तुम लोग, स्टडी मैट, स्कैनर एंड लास्ट 5 अटेम्प्ट का आरटीपी मॉक टेस्ट पेपर, तो क्वेश्चंस तो उसी से घुमा फिरा के आएगा। मेरा जब सीए फाइनल में कॉमन आ सकता है, तो तुम्हारा तो इंटर है भाई। एक चीज़ याद है ना, कंसेप्चुअल क्वेश्चन आता है बुक्स का बाहर से नहीं रहता, बुक में रहता है वो कंसेप्ट, तभी आता है क्वेश्चंस। चलो, अब बोल रहा है कि सर बोर्ड ऑफ डायरेक्टर पास डिक्लेयर कर सकता है डिविडेंड, इंक्लूडिंग इंटरनल डिविडेंड दे सकता है ड्यूरिंग एनी फाइनेंशियल ईयर आउट ऑफ द सरप्लस इन द पीएल अकाउंट एंड आउट ऑफ द प्रॉफिट ऑफ द फाइनेंशियल ईयर इन विच इंटरनल डिविडेंड इज सॉट टू बी डिक्लेयर। करेक्ट, ये तो ठीक है। नाउ प्रोवाइडेड दैट इन केस द कंपनी हैज इनकम लॉस, फिर से वहीं आ गया क्या? नहीं, अगर लॉस हुआ तो फिर कहानी बोल रहे हैं, तो हमको चेक करना है। सेम चीज़ फिर रिपीट कर रहे हैं यहाँ पे सर, देखो सेम चीज़ यहाँ पे रीड किए ना हम लोग, सेम चीज़ फिर यहाँ पे रिपीट कर रहे हैं। अगर लॉस हुआ तो क्या देखना है हमको, वही कि लेटेस्ट वाला जो तुम्हारा क्वार्टर एंड हुआ, देखना है कि तुम्हारा जो रेट है लास्ट 3 साल का रेट से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। ओके, दूसरा, अमाउंट ऑफ डिविडेंड इंक्लूडिंग इंटरनल डिविडेंड शुड बी डिपॉजिट। ये रहा तुम्हारा मेन, यहाँ से स्टार्ट है, ये तो स्टार्ट हुआ, तो ये तो पढ़ना ही है तुमको। अब जो जब डिविडेंड कंपनी डिक्लेयर करता है, अभी तक पेमेंट नहीं किया हम, व्हाट आई हैव डन, हम डिक्लेयर किए। तो जब कंपनी डिविडेंड डिक्लेयर करता है उतना पैसा हटा दो, कहाँ, एक नया दूसरा बैंक अकाउंट में। तो जो भी डिविडेंड डिक्लेयर करते हैं इंक्लूडिंग इंटरिम डिविडेंड, अगर जब तक पे नहीं करता शेयर होल्डर को, तब तक के लिए डिपॉजिट करके रखनी पड़ता है। अलग से एक अकाउंट खोलता है कंपनी शेड्यूल्ड बैंक में, मतलब एसबीआई, पीएनबी, कनाडा बैंक, ठीक है, यूबीआई, यूनियन, पीएनबी, इस टाइप का। कितना दिन का अंदर? वो दिन 5 डेज। ये सब अकाउंट से नहीं है, ये सब लॉ से रिलेटेड है, बट है तुम्हारे इसमें तो बताने पड़ रहे हैं हमको। वो दिन 5 डेज फ्रॉम द डेट ऑफ डिक्लेरेशन ऑफ डिविडेंड। आज डिक्लेरेशन अगर किया डिविडेंड, तो 5 दिन का अंदर अंदर ये कहाँ चले जाना चाहिए, बैंक अकाउंट में जमा हो जाना चाहिए। शेयर होल्डर का नहीं, बैंक जो अपना कंपनी जो अलग से तुम मेंटेन करके रखा, जब तक तुम शेयर होल्डर को पेमेंट नहीं करता। नाउ नो डिविडेंड शुड बी पेड बाय अ कंपनी इन रिस्पेक्ट ऑफ एनी शेयर्स एक्सेप्ट टू द रजिस्टर्ड शेयर होल्डर। तो शेयर होल्डर जो रजिस्टर्ड है, जिस दिन डिविडेंड डिक्लेयर किया उस दिन जो रजिस्टर्ड होगा, ठीक है, एंड इट शुड नॉट बी पेबल एक्सेप्ट इन कैश। क्या बोलने मारे, शुड नॉट बी पेबल इन कैश, मतलब बैंक के थ्रू से जाएगा, अदर कोई नहीं होना चाहिए बेसिकली बोलने में। कैश मतलब कैश नहीं, मतलब बैंक के थ्रू से जाएगा, बैंक अकाउंट में जाना चाहिए।
प्रोवाइड दैट नथिंग इन दिस सेक्शन 123 शुड बी डीम्ड टू प्रोहिबिट द कैपिटलाइजेशन ऑफ प्रॉफिट। कैपिटलाइजेशन प्रॉफिट मतलब क्या, बोनस शेयर्स प्रॉफिट नहीं करेगा, और रिजर्व का कैपिटलाइजेशन फॉर द पर्पस ऑफ इशूइंग फुल्ली पेड अप बोनस शेयर, कहीं पे मना नहीं कर रहा देखो, और पेइंग एनी अमाउंट फॉर द टाइम बीइंग अनपेड ऑन एनी शेयर्स हेल्ड बाय द मेंबर्स। ठीक है, तो इसमें कहीं मना नहीं कर रहा है। प्रोवाइडेड फर्दर दैट एनी डिविडेंड पेबल इन कैश, कैश मतलब चेक के थ्रू से, मे बी पेड बाय चेक वारंट इलेक्ट्रॉनिक मोड टू द शेयर होल्डर। ठीक है, कोई डाउट यहाँ पे? बेसिकली 5 दिन का अंदर जमा हो जाता है, किसमें, दूसरे बैंक अकाउंट में, वहाँ से फिर पेमेंट हो जाता है। नाउ अब दो टाइप का था सर, प्रेफरेंस शेयर एंड इक्विटी शेयर्स। सर डिविडेंड ऑन प्रेफरेंस शेयर्स, तुम ही लोग बताओ व्हाट इज प्रेफरेंस शेयर होल्डर, कौन है प्रेफरेंस शेयर होल्डर, बोलो। सर जिसको लिक्विडेशन होने पे सबसे लॉन्ग टर्म बोरोइंग के बाद डिफरेंस बिटवीन जिसको इक्विटी शेयर और प्रेफरेंस होल्डर, फर्स्ट तुम बोला कि सर जो लिक्विडेशन होगा पहले इसको पेमेंट करना, दैट इज प्रेफरेंस। और सर इसमें ये लोग का रिस्क थोड़ा कम रहता है मतलब उसको फिक्स प्रोसेस रेट पे तुम प्रॉफिट करे ना करे भाई, फिक्स रेट पे तुमको डिविडेंड देना है, राइट। यस सर। Holder of a preference share are entitled to receive a dividend at a fixed rate before any dividend is declared on equity shares। उसको तो फिक्स रेट पे है, तो ठीक है। वोटिंग राइट इन लोगों ने वोटिंग राइट तो नहीं है उसका, बट सच ए राइट कैन बी एक्सरसाइज सब्जेक्ट टू द, प्रॉफिट हुआ तभी देगा, एंड द डायरेक्टर रिकमेंडिंग पेमेंट ऑफ डिविडेंड। ये जो है ना डिविडेंड देने का, प्रॉफिट हुआ एंड डायरेक्टर अगर तुम्हारा ये आई मीन डिक्लेयर करेगा तभी, तो दैट मीन्स कंपलसरी तो नहीं है, कंपनी का डायरेक्ट बोर्ड ऑफ डायरेक्टर का ऊपर देता है, बट अगर इक्विटी को देना है तो उससे पहले तुमको इसको देना ही पड़ेगा। ठीक है, नाउ डिविडेंड ऑन पार्टली पेड अप। पार्टली पेड अप शेयर क्या होता है, सपोज इशू प्राइस था तुम्हारा 12 रुपया, उसमें था 2 + 5 + 5, 2 दे दिए, 5 दे दिए, लास्ट अब का 5 नहीं कुछ दिया, नहीं दिया। थोड़ा बहुत नहीं दिया पेमेंट, हम कॉल किए थे बट अभी तक पेड नहीं किया, तो पार्टली पेड अप शेयर्स। ठीक है, कंपनी में इफ सो ऑथोराइज बाय आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन, तो उसको भी डिविडेंड प्रोपोर्शनेटली दे सकता है पार्टली पेड अप शेयर लोग को। सपोज फेस वैल्यू 10 के लिए इतना था तो इतना के लिए कितना, तो औसत प्रोपोर्शनेटली दे सकते हैं। कॉल्स इन एडवांस, एडवांस दे दिए, तो कॉल्स इन एडवांस अगर एडवांस दे दिया, इट विल नॉट रैंक फॉर इन डिविडेंड, बिकॉज कॉल्स इन एडवांस तो मेरा लाइबिलिटी, उसको हम डिविडेंड के लिए रैंकिंग नहीं करते। कॉल तुमको एडवांस में दे दिया, ठीक है। नाउ पेमेंट ऑफ डिविडेंड, अब वहाँ तक हम लोग क्या देखे थे, डिविडेंड जब डिक्लेयर किया 5 दिन का अंदर अंदर जमा कर दिया था, अब पेमेंट करेगा ना, उसके बाद तो ये कहानी था, ठीक है। अब फिर उसी से पेमेंट का बात करो, वेयर डिविडेंड हैज़ बीन डिक्लेयर बाय कंपनी बट हैज़ नॉट बीन पेड, पे नहीं किया अभी तक, या फिर कोई शेयर होल्डर अभी तक क्लेम नहीं किया, अभी ऐसा थोड़ी है कोई क्लेम नहीं किया, अभी ऑटोमेटिक सबका बैंक अकाउंट में आ जाता है, ओके। हैज़ नॉट बीन पेड या फिर क्लेम्ड विद इन 30 days, 30 दिन का अंदर, फ्रॉम द डेट ऑफ डिक्लेरेशन, ठीक है। तो क्या करने पड़ेगा उसको, द कंपनी शुड विद इन 7 days, ये 30 दिन हो गया, सपोज हम डिक्लेयर किए थे आज, आज अब डिक्लेयर किए थे सपोज 1 मार्च, तो 30 दिन हो गया, कौन सा, 30 मार्च, ठीक है। तो हम 5 मार्च को जमा कर दिए होंगे, हम 5 मार्च को डिपॉजिट कर दिए होंगे बैंक अकाउंट में, 30 मार्च तक टाइम रहता है शेयर होल्डर को पेमेंट करने का, 30 दिन तक, आई मीन 30 days तक। अगर नहीं किया तो क्या होगा, देन विद इन 7 days, 7 दिन का अंदर, कब से, ये 30 दिन जब खत्म हुआ तब से, नाउ अगेन +7 days, तो मार्च के बाद क्या हो जाएगा, 6 अप्रैल, ठीक है। तो विद इन 7 days फ्रॉम द डेट ऑफ एक्सपायरी ऑफ द सेट पीरियड ऑफ 30 days, ट्रांसफ़र कर देगा द टोटल अमाउंट ऑफ डिविडेंड जो कि अनपेड है, जो अभी तक कोई क्लेम नहीं किया, अभी तक जिसको हम पेमेंट नहीं किया या फिर कोई क्लेम नहीं किया, किसको, एक स्पेशल अकाउंट टू बी ओपन बाय द कंपनी इन दैट वी हैव इन एनी शेड्यूल्ड बैंक, इस टाइप जिसको बोलते हैं अनपेड डिविडेंड अकाउंट। तो ये दूसरे अकाउंट में पैसे जमा करने पड़ेगा उससे हटाकर, पहले तो नॉर्मल शेड्यूल बैंक का एक अकाउंट में तुम जमा की थी डिविडेंड जो डिक्लेयर किए थे, उसके बाद भाई 30 दिन का अंदर अगर पेमेंट कर दिया तो अच्छा बात है, कब से, डिक्लेरेशन से 30 दिन नहीं कर पाया तो 7 दिन का अंदर, 7 days का अंदर तुमको
अनपेड डिविडेंड अकाउंट में दूसरे को जमा करने पड़ेगा। ओके, फ्लो समझ में आया? थ्योरेटिकल पार्ट है, समझा दे रहे हैं, अकाउंट्स में तो रिलेवेंट है नहीं। नेक्स्ट, द कंपनी शुड, अब कंपनी शुड विद इन अ पीरियड ऑफ 90 डेज, 90 दिन के अंदर ऑफ मेकिंग इन ट्रांसफर ऑफ एन अमाउंट, इसमें जो हम ट्रांसफर किए थे ना अनपेड डिविडेंड में, 90 दिन का अंदर जो है प्रिपेयर करेगा स्टेटमेंट कंटेनिंग द नेम, कौन नाम है, शेयर होल्डर का नाम, एड्रेस क्या है, एंड द अनपेड डिविडेंड टू बी पेड टू ईच पर्सन, एंड उसका वेबसाइट में उसको पब्लिश करेगा कि इसका इसका डिविडेंड अभी तक आप लोग क्लेम नहीं किया, क्लेम कर लो। अभी नॉर्मली सबका अकाउंट में चले जाते हैं, ठीक है। नेक्स्ट, इफ इन डिफॉल्ट इज मेड, सपोज हम डिफॉल्ट किए ट्रांसफर करने में टोटल अमाउंट और एनी पार्ट देयर ऑफ टू दी अनपेड डिविडेंड अकाउंट में, हम ट्रांसफर करने में क्वेश्चन आता है लॉ में, डिफॉल्ट कर दिया हम, नहीं ये कंपनी, इट शुड पे फ्रॉम, कब से, द डेट ऑफ सच डिफॉल्ट, जिस दिन जमा करना था, कितना दिन के अंदर जमा करना था, 7 दिन का अंदर, फ्रॉम 30 डेज के बाद 7 दिन, 30 डेज के बाद 7 दिन के अंदर जमा करना था, हम नहीं किए तो इंटरेस्ट लग जाएगा। कब से? फ्रॉम द डेट ऑफ सच डिफॉल्ट, तब से लेके इंटरेस्ट so much amount has not been transferred to the said account at the rate 12% per annum करके लग जाएगा। एंड द इंटरेस्ट जो भी जमा होता है उस पर, ठीक है, इंश्योर किया जाए बेनिफिट ऑफ द मेम, इसको जाना चाहिए अल्टीमेटली उसके साथ, ठीक है। कितना परसेंट इंटरेस्ट लगेगा अगर तुम डिफ़ॉल्ट किया 7 दिन के अंदर, तुम अगर अनपेड अकाउंट में जमा नहीं किया, 12%, जब से तुम डिफ़ॉल्ट किया तब से लेके जब तक तुम जमा नहीं किए तब तक पर आना में, तो हिसाब से सपोज 8 दिन डिले हुआ तो 8/365 करना होगा, ठीक है। नाउ एनी पर्सन्स क्लेमिंग टू बी इंटाइटल टू एनी मनी ट्रांसफर टू दी अनपेड, अब देखो तुम अनपेड डिविडेंड अकाउंट में मनी ट्रांसफर करने के बाद कोई शेयर होल्डर आया, बोला सर इसमें मेरा पैसा है, ठीक है, तो कंपनी में आके अप्लाई करने होगा तुमको, अप्लाई करके क्लेम कर सकता है। तो एनी मनी ट्रांसफर टू दी अनपेड डिविडेंड अकाउंट ऑफ अ कंपनी में ट्रांसफर जो कर दिए थे ना हम लोग 7 दिन बाद, ठीक है, ठीक है, फिर उसके 7 दिन के बाद 90 डेज़ में एक लिस्ट हम बनाए थे, हम यहाँ पे 90 डेज़ हो गया था, लिस्ट बना दिए थे, वेबसाइट पे पब्लिश भी कर दिए थे। अब क्या, कोई बंदा आया, वो क्या किया, क्लेम कर रहा है तो क्लेम करेगा तो दे देंगे हम, ठीक है ना। बहुत दिन हो गया, कितना दिन हो गया यहाँ पे देखो, 7 ईयर्स। सब वो एनी मनी ट्रांसफर टू द अनपेड डिविडेंड अकाउंट में हम ट्रांसफर कर दिए थे अपना बैंक का दूसरा अकाउंट में, फॉर अ पीरियड ऑफ रिमेन अनपेड अनक्लेम, 7 साल हो गया भाई, 7 साल हो गया, अभी तक कोई क्लेम भी नहीं कर रहा और अभी तक हम पेमेंट भी नहीं किए, तो 7 साल हो गया। कब से? डेट ऑफ ट्रांसफ़र से। तो क्या करने पड़ेगा, इट शुड बी ट्रांसफर्ड बाय द कंपनी, और उसके साथ जो इंटरेस्ट जमा हुआ है उसमें, ठीक है, बिकॉज ये पैसा अल्टीमेटली अगर बैंक में रखते हैं तो बैंक हमको इंटरेस्ट भी तो देता है, आगे नहीं, इफ़ एनी टू द फंड, इन्वेस्टर प्रोटेक्शन फंड जो होता है इसका सेव, इसका अंडर कंपनीज एक्ट सेवी के अंडर में, तो वहाँ पे हम जमा कर देंगे हम। द कंपनी शुड सेंड ए स्टेटमेंट इन द प्रेस्क्राइब फॉर्म कि कौन कौन कितना हम इस तरह से ट्रांसफ़र किए। समझ में आया फ्लो? फर्स्ट क्या होगा भाई, डिविडेंड डिक्लेयर किया, 5 दिन का अंदर अंदर तुम जाओ अपना सेपरेट बैंक में जमा कर दो, अगर 30 दिन का अंदर अंदर सबको पेमेंट कर दो, अगर नहीं कर पाया तो भाई अगला 7 दिन में अनपेड डिविडेंड अकाउंट में जमा कर, तुम्हें फ्लो लिख लेना साइड में, ओके। 90 दिन हो गया, एक लिस्ट पब्लिश कर दो, उसके बाद तुम अगर सही से डिपॉजिट अनपेड डिविडेंड अकाउंट में टाइमली नहीं कर पाए तो डिफ़ॉल्ट हो जाएगा, तो 12% पर एनम इंटरेस्ट लग जाएगा। अनपेड डिविडेंड अकाउंट हो गया, 7 साल हो गया अनपेड डिविडेंड अकाउंट में, अभी भी पैसा गिरा हुआ है, तो क्या करने पड़ेगा उसको, इन्वेस्टर, कौन सा, इन्वेस्टर एजुकेशन फंड में ट्रांसफ़र कर दो, दूसरा अब तुम्हारा हाथ से गया। ऑल शेयर्स इन रिस्पेक्ट ऑफ विच अनपेड या फिर अनक्लेम डिविडेंड हैज़ बीन ट्रांसफर टू इन्वेस्टर एजुकेशन प्रोटेक्शन फंड शुड ऑल्सो बी ट्रांसफर्ड बाय द कंपनी, कंपनी का नाम में जो शेयर्स था वो भी ट्रांसफ़र कर देगा इन द नेम ऑफ इन्वेस्टर एजुकेशन प्रोटेक्शन फंड को, एलोंग विथ स्टेटमेंट के साथ कि किसका क्या था नहीं था, सो दैट बाद में कोई क्लेम करे तो डायरेक्टली हमसे नहीं क्लेम करेगा, कहाँ पे जाएगा, इन्वेस्टर प्रोटेक्शन फंड से जाके क्लेम करेगा डिविडेंड, हमसे नहीं, मेरा काम खत्म। ओके, कहानी समझ में आ रहा है तुम लोग को यस सर, कि नहीं समझ में आ रहा? ठीक है, आ रहा है सर। हम 7 साल हो गए, हम भेज दिए भाई, अब समझे अपने इन्वेस्टर प्रोटेक्शन फंड। अब क्या करेगा, प्रोवाइड दैट एनी क्लेमेंट, अब क्या कोई क्लेम करना है, एनी क्लेमेंट ऑफ शेयर्स ट्रांसफर अब शुड बी इंटाइटल टू क्लेम द ट्रांसफर ऑफ शेयर फ्रॉम इन्वेस्टर प्रोटेक्शन फंड से, मेरा पास नहीं आएगा, कंपनी के पास वहीं पे जाएगा, उसके लिए कुछ प्रूफ दिखाने पड़ेगा, प्रूफ देगा वो, ठीक है। नेक्स्ट, इफ कंपनी फेल्स टू कंप्लाई विद द अबव रिक्वायरमेंट, ये सब जो ट्रांसफर वगैरह का डेडलाइन वगैरह था ये सब में फेल किया तो क्या पनिशेबल, कंपनी को फाइन लग सकता है,
मिनिमम कितना, नॉट लेस देन 5 लाख, 5 लाख का मिनिमम, बट मैक्सिमम 25 लाख तक का लग सकता है। एंड एवरी ऑफिसर जो गलती किया उसको भाई पनिशेबल भी है, जेल हो सकता है उसको। एंड फाइन, जो उसको भी फाइन लगे, कंपनी को तो लगेगा, ऑफिसर को भी लगेगा, कितना, लेस देन, नॉट लेस, मिनिमम 1 लाख तो लगेगा, मैक्सिमम 5 लाख। 5 लाख। ठीक है, इसीलिए सोच समझ के। नॉर्मली जो कंपनी में जो ये रहती है, मीन्स कंपनी सेक्रेटरी CS रहती है, वो ये सब काम पूरा देखती है। ठीक है, इसमें हम ज़्यादा डिटेल में नहीं जा रहे बिकॉज थ्योरेटिकल पोर्शन है, तुमको देख लेना। अब हम आ जाते हैं मेन मुद्दा पे, क्वेश्चन पे। चला, तुम लोग अकाउंट्स में थ्योरी घुसा दे रहे पूरा कंपनी लॉ का, ऐसा लग रहा है कि हम लॉ पढ़ा रहे अकाउंट्स में। चलो, तुम लोग का डिविडेंड चैप्टर आई थिंक हो गया होगा, तुम लोग देखना इंटर में है डिविडेंड चैप्टर। है सर, लेकिन किए नहीं है हम लोग पूरा। तुम लोग का तो हालत बहुत ख़राब है, कब करेगा? हमको नहीं लगता तुम लोग मे के लिए प्रिपेयर है। एनीवे, कोशिश एग्ज़ाम पूरा 100% देना है, हो गया तो अच्छा बात है, नहीं हुआ तो फिर दिसंबर ट्राई करना होगा। बट 2 महीना है, कुछ भी हो सकता है, अच्छे से पढ़ेगा तो। एनीथिंग इज इम्पॉसिबल, नथिंग इज इम्पॉसिबल, सॉरी उल्टा बोल दिया। ड्यू टू इनएडिक्वेसी ऑफ प्रॉफिट्स, प्रॉफिट सफिशिएंट नहीं था, सो ये जो कंपनी है प्रपोज किया कि 10% डिविडेंड डिक्लेयर करेगा आउट ऑफ जनरल रिजर्व। क्या इनएडिक्वेट प्रॉफिट में जनरल रिजर्व से डिविडेंड डिक्लेयर कर सकता है? ये सर नो, कर सकते हैं, बट उसके लिए वो जो रूल्स है, 5 रूल्स था ना, कंडीशंस 1 2 5, ये वाला कंडीशन फॉलो करने होगा सर। लास्ट 3 साल से ज़्यादा नहीं दे सकता रेट, और जो आपका अमाउंट है रिजर्व का तुम यूज़ कर रहा होगा, किससे कम नहीं होना चाहिए, ज़्यादा नहीं होना चाहिए, 1/10 ऑफ द पेड अप कैपिटल एंड फ्री रिजर्व से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। बैलेंस आपका रिजर्व का 15% से कम रहनी चाहिए। अगर कोई डिप्रेशन वगैरह माइनस नहीं तो सब तो पहले आपको सेटअप करना ही पड़ेगा। तो देखो क्वेश्चन में क्या दिया, ये एक्चुअली जो है ना, ये पूरा लॉ का क्वेश्चन है। ये जो क्वेश्चन तुम लोग दिख रहा है एग्जाम्पल नंबर 4, ये पूरा लॉ का क्वेश्चन है, अकाउंट्स में साला उठा के दे दिया पूरा। फ्रॉम द फॉलोइंग पर्टिकुलर एसेट इन द अमाउंट दैट कैन बी यूटिलाइज्ड फ्रॉम GR, जनरल रिजर्व, अकॉर्डिंग टू दिस रूल्स, कंपनीज डिक्लेरेशन एंड पेमेंट ऑफ रिजर्व रूल्स 2014। तो क्या क्वेश्चन दिया हुआ है, क्वेश्चन में देख क्या क्या दे के रखा है, देखो शेयर्स कैपिटल पेडअप है 17,50,000, तो दिस इंटू 100 किया होगा पेडअप। 8 लाख इक्विटी शेयर है, फुल्ली पेडअप है, ठीक है, दिस इंटू दिस। GR इतना था, कैपिटल रिजर्व इतना है, रिवैल्यूएशन रिजर्व इतना है, नेट प्रॉफिट हुआ है इतना। एवरेज रेट ऑफ डिविडेंड क्वेश्चन में दे दिया लास्ट 3 साल का कितना, 12%। तो अब क्वेश्चन क्या है हमको, वो कंडीशन 1 2 3 4 5, यहाँ पे 5 का ज़रूरत नहीं, बस 1 2 3। यहाँ पे क्या है ना, ये सिचुएशन तो है ही नहीं ना, ये वाला तो सिचुएशन है नहीं, ये वाली सिचुएशन है नहीं, तो 1 2 एंड 3, बस 3 देखने से हो जाएगा। तो बताओ, तो सबसे पहले मैक्सिमम कितना दे सकते हैं, सबसे पहले हमको देखना पड़ेगा सर कि यहाँ पे कंपनी कितना देगा, बोला है 10%, कंपनी बोला 10%, मैक्सिमम तुम कितना दे सकता है 12%, तो इट इज़ ओके। तो 10% डिविडेंड कैन बी डिक्लेयर, ओके, ये सर नो, बोला ना, इस 12% लास्ट 3 साल का एवरेज रेट से एक्सीड नहीं होना चाहिए, तो कम ही है तो ठीक है, फर्स्ट कंडीशन इज फुलफिल। नाउ कंडीशन नंबर 2 कितना दे सकता है, बोलता है जो तुम्हारा पेडअप कैपिटल है एंड फ्री रिजर्व है उसका 1/10। तो पेडअप कैपिटल कितना है, इक्विटी शेयर कैपिटल 80 लाख, प्रेफरेंस कैपिटल 17,50,000 प्लस फ्री रिजर्व कितना है 25 लाख, तो बेसिकली ये है कि नहीं। वहाँ पे द वर्ड बोला था पेडअप कैपिटल, कहीं ये नहीं बोला कि इक्विटी प्रेफरेंस, तो पेडअप कैपिटल मतलब दोनों, वहाँ पे यहीं पे नोट लो, पेडअप शेयर कैपिटल मतलब बोथ, इक्विटी प्लस प्रेफ, ठीक है। तो कितना दे सकते हैं हम, तो उसका 10% अगर हम करते हैं तो होता है 12,25,000, ठीक है। तो अब तुम देखो, तुम कितना डिविडेंड देगा देगा बोल रहे हैं, 80 लाख का 10% कितना होता है 8 लाख, तो कम ही है, इतना तुम दे सकते हैं मैक्सिमम, बट तुम कितना दोगे, मेरा 80 लाख है, उसका 10% फेस वैल्यू के ऊपर ही होता है ना डिविडेंड, फेस वैल्यू मतलब पेड अप कैपिटल के ऊपर होता है, तो 80 लाख का 10% दैट इज 8 लाख, तो ये भी ठीक है, करेक्ट। तो अमाउंट दैट कैन बी ड्रॉन फ्रॉम रिजर्व फॉर 10% ऑफ डिविडेंड कितना, 10% डिविडेंड 80 लाख, 8 लाख, ठीक है। तो ये 2 कंडीशन तो ओके है। नेक्स्ट कंडीशन नंबर 3 क्या बोला था भाई, उठाने के बाद तुम्हारा रिजर्व का बैलेंस कितना से कम नहीं होना चाहिए, 15,000 15% ऑफ व्हाट,
पेड अप कैपिटल, पेड अप शेयर कैपिटल। ये जो बोला था ना यहाँ पे शुड नॉट फॉल बिलो 15% ऑफ, इसीलिए हम बोले थे ना ये वाला इंपॉर्टेंट है। लॉ का पॉइंट, लॉ में भी आ सकता है सेम क्वेश्चन, अकाउंट्स का पेपर में भी आ सकता है। तो 15% ऑफ पेड अप कैपिटल से नीचे नहीं होना चाहिए। तो इसका मतलब हम क्या करेंगे यहाँ पे, पेड अप कैपिटल कितना है मेरा यहाँ पे 25 लाख, नो, पेड अप कैपिटल कितना है 97,50,000 है ना, इक्विटी प्लस इंटू 15% 14,62,500 से कम नहीं होना चाहिए, करेक्ट। तो हम देखेंगे कि मेरा अगर 10% डिविडेंड देते तो 8 लाख, तो मेरा पास प्रॉफिट कितना था 3 लाख। भाई डिविडेंड देने से पहले प्रेफरेंस डिविडेंड तो देना ही होगा, डोंट फॉरगेट। कितना परसेंट, 9% देगा बोला है ना, ठीक है। तो दिस, तो अमाउंट, तो इसका मतलब हम कितना अमाउंट ये कर सकते हैं, तो 10% डिविडेंड 8 लाख, और यहाँ पे मेरा पास प्रॉफिट बचा हुआ, ये तो लास्ट का फाइनल क्वेश्चन है, तो हम ये तो लास्ट का है, अभी पहले यहाँ पे देख लेते रुको। तो मेरा पास रिजर्व का बैलेंस कितना है 25 लाख था, 25 लाख में से कितना बैलेंस मेरा कम हो जाएगा, एक तो सर 8 लाख प्लस, और हम क्या करेंगे, एक तो 8 लाख देंगे प्लस हम यहाँ से करेंगे प्रेफरेंस डिविडेंड को हम माइनस कर दिया, तो मेरे पास प्रॉफिट बचा 1,42,500। तो नेट में इतना हम यूज़ कर पाएंगे, हमको चाहिए था कितना 8 लाख, इट इज़ माई रिक्वायरमेंट। ये 8 लाख कहाँ से लेंगे हम, ये जो 8 लाख है हम क्या करेंगे, उसमें से कुछ प्रॉफिट भी तो हुआ, कितना हुआ प्रॉफिट, करेंट ईयर का प्रॉफिट देखो तो यहाँ पे, अच्छा 3 लाख, तो 3 लाख 8 लाख में से, तो 3 लाख था, 3 लाख में से प्रेफरेंस, बाकी मेरे पास बचा कितना ये, तो सबसे पहले हम क्या करेंगे करंट ईयर का प्रॉफिट से एडजस्ट करेंगे, राइट। तो रिजर्व से कितना ले रहे हैं हम 6,57,500 ले रहे हैं हम, प्रॉफिट से एडजस्ट करने के बाद। तो हम कितना ले रहे हैं, तो हम ले रहे हैं 6,75,2, दैट इज अभी जो रिजर्व का बैलेंस है 25 लाख, ये कम के इतना हो जाएगा दैट इज 18,42,500, तो दैट मीन्स तब भी तो कम नहीं हुआ, बोला था ना 15% ऑफ दिस दैट इज 14,62,500 से कम नहीं होना चाहिए, तो कम तो नहीं हो रहा है, कम हो रहा है, नहीं हो रहा है ना, ये समझ में आया कि नहीं समझ में आया कोई। एक बार फिर से। तुमको जब प्रॉफिट दे डिविडेंड देना है, तो सबसे पहले हम क्या किसको यूज़ करेंगे हम, सोर्स ऑफ प्रॉफिट क्या होगा, डिविडेंड क्या होगा, प्रॉफिट, करेंट ईयर का प्रॉफिट। तो करेंट ईयर का प्रॉफिट कितना है, प्रेफरेंस डिविडेंड देने के बाद कितना है, कहाँ 3 लाख है, प्रेफरेंस डिविडेंड देने के बाद, अच्छा सॉरी, ये 1,42,500, ये है ना, दिखा कि नहीं दिखा तुमको, हाँ सर, ठीक है। तो ये तुम्हारा 1,42,500, तो 8 लाख में से तो इतना तो प्रॉफिट है ही मेरा पास, एडजस्ट तो कर ही लेंगे। तो रिजर्व से कितना लेंगे हम 6,57,500 लेंगे हम। तो अगर इतना वो रिजर्व से उठा लेंगे, तो रिजर्व का बैलेंस कितना हो जाएगा मेरा, 25 लाख तो था माइनस 30, तो बैलेंस हो जाएगा 18,42,500। बट क्वेश्चन में एज पर कंडीशन नंबर 3 कितना से कम नहीं होना चाहिए, 15% ऑफ पेड अप कैपिटल दैट इज इतना से कम नहीं होना चाहिए, तो कम तो हो नहीं रहा है, तो तीनों कंडीशन तुम्हारा फुलफिल हुआ। तो तीनों कंडीशन अगर फुलफिल हुआ तो यस, कंपनी इतना विड्रॉ कर सकता है रिजर्व से। एक सिनेरियो कब था, ये सिनेरियो कब अराइज हुआ, तो देखो पहले बोले इन एडिक्वेसी ऑफ प्रॉफिट डज नॉट, दैट मीन्स प्रॉफिट इज लेस देन डिविडेंड अमाउंट, तब हुआ ना इन एडिक्वेसी ऑफ प्रॉफिट, पहले ही स्टार्टिंग में बोल दिए थे ना, ये सिचुएशन कब आएगा, कहाँ गया, हाँ, इन द इवेंट ऑफ इनएडिक्वेसी, इनएडिक्वेट मतलब तुम्हारा प्रॉफिट इतना नहीं है कि तुम उससे डिविडेंड दे पाओ, तो तुमको रिजर्व भी यूज करने पड़ेगा, था ना। कोई डाउट है तो इसमें पूछो। अच्छा सर, यहाँ पे बोल रहा था कि नो मतलब प्रॉफिट हम लोग रिजर्व, फ्री रिजर्व से नहीं ले सकते, तो यहाँ से सर जनरल रिजर्व से ले रहा है मतलब बाकी। कौन बोला तुमको प्रॉफिट फ्री रिजर्व से नहीं ले सकता, कहाँ पे बताया हम लोग प्रॉफिट तुमको फ्री रिजर्व से फ्री ही लेना रिजर्व से ही है। लेना है, डिविडेंड के लिए तुमको फ्री रिजर्व से ही लेना है। व्हाट इज फ्री रिजर्व, जो विच इज अवेलेबल फॉर कॉमन पर्पज के लिए, जैसे कि यहाँ पे जनरल रिजर्व, कैपिटल रिजर्व तो नहीं यूज़ करता, रिवॉल्यूशन रिजर्व भी नहीं यूज़ कर सकता है, तो ओनली जनरल रिजर्व है तुम्हारा 25 लाख, तो उसी से ना हम लेंगे। अदर देन फ्री रिजर्व।
प्रॉफिट कैन नॉट बी डिक्लेयर अदर देन फ्री रिजर्व, इसका मीनिंग क्या होता है? फ्री रिजर्व छोड़ के किसी और से नहीं दे सकते हो तुम। मीनिंग समझ भाई, इंग्लिश का मीनिंग है। इंग्लिश में क्या मीनिंग लिखा हुआ वहाँ पे, क्या लिखा है यहाँ पे देखो, कहाँ पे वो लाइन है, कहाँ गया? 4.28 4.28। फ्रॉम इट्स रिजर्व अदर देन फ्री रिजर्व, इसका मीनिंग क्या है? मैं तुमको फ्री रिजर्व से तुम दे सकता है, दैट मीन्स ओनली फ्री रिजर्व्स कैन बी यूज्ड आफ्टर करंट ईयर का प्रॉफिट। अगर प्रॉफिट नहीं है तो उसके बाद तुमको अगर कोई रिजर्व लेना है तो फ्री रिजर्व ही तुम ले सकता है, बाकी कोई रिजर्व से नहीं। इसका मीनिंग ये है, ठीक है? चलो, तो क्वेश्चन में डाउट नहीं रहना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5। एक इसके ऊपर बोला है, देखे तो ये तो नॉर्मल पूरा कंप्लीट क्वेश्चन है, अब आएगा मजा। चलो, अब एक कंप्लीट क्वेश्चन से तो तुमको जो ट्रांजेक्शन जो तुमको नहीं पता था सी ए फाउंडेशन में, वो एक डिविडेंड का ऊपर ट्रांजेक्शन तुमको नहीं पता था, ठीक है? और एक तुम्हारा नहीं पता था वो है तुम्हारा इफेक्टिव कैपिटल वगैरह कैलकुलेशंस, प्रॉफिट मैनेजरियल रेमुनरेशन। तो यहाँ आगे बाकी तुम ऑलरेडी सी ए फाउंडेशन लेवल में करके आए हो, यू हैव ऑलरेडी डन दिस। नाउ हम लोग आए थे डायरेक्टली क्वेश्चन पे। मजा आ रहा है? सारा लॉ भी घुसा दिया यार इसमें। चलो, अब ट्रायल बैलेंस दिया हुआ है, तो ट्रायल बैलेंस का बताओ। अब देखो तुम लोग का कंसेप्ट कितना। ट्रायल बैलेंस का डेबिट साइड में क्या होता है, क्रेडिट साइड में क्या रहता है? बेसिकली हम अकाउंट्स क्लास जब कराए थे तुम लोग बताए थे अकाउंट्स में 4 चीज़ें, एक्सपेंडिचर या फिर लॉस, इनकम या फिर गेन, एसेट्स, लाइबिलिटीज, ठीक है? जितना भी अकाउंट्स का लेजर होता है उसको ये 4 ही कैटेगरी में तुम तोड़ सकते हो। ये एज पर मॉडर्न अप्रोच, गोल्डन रूल्स वाला अप्रोच नहीं कि रियल नॉमिनल, उसको भूल जाओ। आइदर एक्सपेंडिचर हेड है, इनकम हेड है, एसेट हेड है या फिर लाइबिलिटी हेड है। तो बताओ इसमें से हम बताए थे एक्सपेंडिचर का रूल्स क्या है जनरल, ठीक है? एक्सपेंडिचर इंक्रीज करेगा तो डेबिट, डिक्रीज करेगा तो क्रेडिट। इनकम तो क्या थे, इनकम इंक्रीज करेगा तो सर क्रेडिट, ठीक है? डिक्रीज करेगा तो सॉरी, इनकम इंक्रीज करेगा तो क्रेडिट, डिक्रीज करेगा तो डेबिट, राइट? एसेट सर इंक्रीज किया तो डेबिट, डिक्रीज किया तो क्रेडिट। लायबिलिटी सर इंक्रीज किया तो क्रेडिट, डिक्रीज किया तो डेबिट। यही था ना, याद आ रहा है? फिर से एक्सपेंडिचर हमेशा डेबिट होगा, कम करना है तभी क्रेडिट होता है। इनकम और ऑल मास्टर एंट्री क्या था एक्सपेंडिचर का, एक्सपेंडिचर अकाउंट डेबिट, एनी एक्सपेंडिचर अकाउंट डेबिट टू पेमेंट टू बैंक, अगर पेमेंट नहीं किया था तो आउटस्टैंडिंग खर्चा, या फिर बिल अगर पेंडिंग बाकी है तो टू क्रेडिटर, टू वेंडर, यही होता है। अगर इनकम का एंट्री किया पैसा आया होगा बैंक अकाउंट डेबिट टू इनकम, पैसा नहीं आएगा तो डेटर अकाउंट डेबिट टू सेल, ठीक है? अगर अक्रूड है इनकम है तो अक्रूड इनकम अकाउंट डेबिट टू इनकम। तो ये ऑलरेडी हम बेसिक क्लास में वो समझा दिए, यूट्यूब में वीडियो है। एसेट इंक्रीज करेगा तो सर डेबिट, डिक्रीज करेगा तो क्रेडिट। कोई भी एसेट का परचेस करने के एसेट अकाउंट डेबिट टू बैंक, अगर संग संग पेमेंट कर दिया तो नहीं किया तो टू पार्टी, बाद में जब पार्टी को पेमेंट करें पार्टी अकाउंट डेबिट टू बैंक, डिप्रीज। फिर लाइबिलिटी जब लिए होंगे बैंक अकाउंट डेबिट टू लोन, बैंक अकाउंट डेबिट टू कैपिटल, जब इसका रीपेमेंट करेंगे लोन अकाउंट डेबिट टू बैंक। तो लाइबिलिटी इन ये सब रूल्स के हिसाब से हम लोग पूरा फर्स्ट क्लास जो बेसिक 3-4 वीडियो दिया हुआ मेरा यूट्यूब में वो है। नाउ ट्रायल बैलेंस का डेबिट साइड है, क्रेडिट साइड है। तो डेबिट साइड में क्या मिलेगा तुमको ट्रायल बैलेंस में? तो इसके लिए भी एक कंसेप्ट था तुम्हारा लेजर बैलेंसिंग। ट्रायल बैलेंस, व्हाट इज ट्रायल बैलेंस? ये क्या नाम है लड़के इसका, तिथि ना, क्या नाम है तुम्हारा? तिथि सर। हाँ, बताओ व्हाट इज ट्रायल बैलेंस? सर हम लोगों का जितना एसेट्स और लाइबिलिटीज है वो समान आना चाहिए। क्या? नाउ व्हाट इज ट्रायल बैलेंस? तो ट्रायल बैलेंस का जो हम बताया बेसिकली क्या होता है, जब भी अकाउंट्स क्लोजिंग होता है, जब भी अकाउंट्स क्लोजिंग होता है, मतलब अकाउंट्स क्लोजिंग का जो तुम लोग को हम कंसेप्ट समझाए थे बेसिकली, देखो 4 टाइप का एक्सपेंडिचर तुमको दिखेगा बुक में, 4 टाइप का आइटम दिखेगा। एक है तुम्हारा एक्सपेंडिचर्स, एक है इनकम, एक है एसेट्स, एक है एसेट्स, एक है लाइबिलिटीज, ठीक है? नाउ तुम कोई भी एक्सपेंडिचर अकाउंट उठा लो टैली में या फिर सैप में, उसका डेबिट जितना भी हुआ होगा,
कौन साइड में दिखेगा तुमको? खर्चा जितना भी होगा यही साइड में दिखेगा। इनकम उठा लो जितना भी हुआ होगा, तो इनकम तो यही साइड में तुमको मिलेगा। इस साइड में कुछ एंट्री मिलेगा ओनली, कुछ रेक्टिफिकेशन अगर एंट्री हुआ होगा तो। इस साइड में कुछ इस साइड में कुछ एंट्री होगा तो वो अगर सेल्स रिटर्न वगैरह आया होगा तो, या फिर कुछ कम करने का। दैट मीन्स एक्सपेंडिचर अकाउंट का बैलेंस हमेशा क्या होगा? डेबिट बैलेंस ही होगा ना। मतलब डेबिट बैलेंस क्रेडिट साइड में होता है ना। डेबिट इज मोर देन क्रेडिट, दैट इज द बैलेंसिंग। जितना भी इनकम अकाउंट इसका हमेशा क्रेडिट बैलेंस होगा ना, क्रेडिट ही ज़्यादा होगा। क्रेडिट बैलेंस मतलब क्रेडिट साइड इज मोर देन दिस, तो यहाँ पे बैलेंसिंग करते हैं हम लोग। ऐसे डेबिट तो यहीं पे होगा, क्रेडिट होगा तो डेप्रिसिएशन होगा। इसके ऊपर डिटेल में हम क्लासेस किए थे। अब जितना भी एसेट अकाउंट को तुम्हारा लेजर अकाउंट देखेगा तो एसेट का तो सर यहीं पे जितना परचेस का एंट्री गिरेगा, और यहाँ पे ओनली डेप्रिसिएशन हुआ होगा या फिर सेल किए होंगे तो वो सब का एंट्री एसेट कमा होगा। ठीक है, सर आवाज नहीं आ रहा है। ओह म्यूट हो चुका है, म्यूट था। ठीक है, तो एसेट अकाउंट जो है इसका डेबिट का एंट्री तो यहीं गिरेगा सर, और डेप्रिसिएशन वगैरह एसेट इंक्रीज करेगा तो डेबिट, एसेट डिक्रीज करेगा तो क्रेडिट। लायबिलिटी ऐसा, लायबिलिटी इंक्रीज करेगा तो क्रेडिट, लायबिलिटी डिक्रीज करेगा तो डेबिट। राइट, ये कंसेप्ट अगर नहीं पता है तो प्लीज़ यूट्यूब में वीडियो देख लेना, अदरवाइज आगे बहुत दिक्कत होगा। ठीक है, कैश फ्लो में तो बहुत दिक्कत होने वाला है। इसके लिए फर्स्ट 2 लेक्चर 1 2 3 लेक्चर जो मेरा है वो जो अकाउंट्स लेक्चर बोल के प्लेलिस्ट वहाँ देख लेना। तो जितना भी लायबिलिटी हुआ होगा जब आया होगा यहीं पे एंट्री गिरा होगा। अब इसका जब रीपेमेंट किए होंगे तब जाके डेबिट हुआ होगा यहाँ पे। ठीक है ना। इस तरह से जब भी अकाउंट्स क्लोजिंग होगा, जब क्वार्टरली में होगा तो क्या बैलेंसिंग करने पड़ता है। तो मैनुअली तुम लोग जो बुक में तुम लोग का मैनुअली तुम लोग बैलेंसिंग करते हो, बट प्रैक्टिकली ऑटोमेटिक बैलेंसिंग हो जाता है। एट एनी पॉइंट ऑफ अकाउंट से तुमको बैलेंस दिखेगा टैली में, इस ऐप में, बिकॉज डेबिट क्रेडिट माइनस नेट में, डेबिट क्रेडिट नेट में। तो सिंपल से अगर तुमसे क्वेश्चन पूछे जितना भी एक्सपेंडिचर अकाउंट है उसका क्या बैलेंस दिखेगा, बताओ? डेबिट बैलेंस दिखेगा ना क्रेडिट बैलेंस दिखेगा? बताओ। सर डेबिट बैलेंस। डेबिट मतलब डेबिट साइड इज मोर देन क्रेडिट, दैट इज वाई डेबिट बैलेंस। तो डेबिट बैलेंस अगर है तो ट्रायल बैलेंस से कहाँ जाना चाहिए? डेबिट साइड में। ठीक है, सिमिलरली जितना भी इनकम है उसका तो क्रेडिट साइड ही ज़्यादा होगा हमेशा कंपेयर टू डेबिट। क्रेडिट बैलेंस उल्टा तरफ होगा, बट क्रेडिट बैलेंस उल्टा तरफ होता है बैलेंसिंग के लिए, बट क्रेडिट ट्रायल बैलेंस में कहाँ जाएगा? क्रेडिट साइड में जाएगा। इनकम है तो ट्रायल बैलेंस का क्रेडिट में जाएगा। एसेट हमेशा डेबिट साइड ज़्यादा होगा तो इसका भी डेबिट बैलेंस, ये ट्रायल बैलेंस का डेबिट में जाएगा। लायबिलिटीज है हमेशा क्रेडिट साइड ज़्यादा रहेगा। ओके, तो ये क्रेडिट बैलेंस है, ट्रायल बैलेंस का क्रेडिट साइड में जाएगा। दैट मीन्स जो हम बोलने की कोशिश कर रहे थे, ट्रायल बैलेंस का डेबिट साइड में क्या क्या आता है? एक्सपेंडिचर्स, लॉस और एसेट। करेक्ट। क्या ये सब क्या है? दीज आर द बैलेंसेस ऑफ द लेजर्स। क्रेडिट में क्या आता है? इनकम, या फिर तुम बोलो गेन, या फिर लायबिलिटी। ठीक है, अब प्रैक्टिकली जब अकाउंट्स क्लोज होता है कोई भी एक्सपेंडिचर अकाउंट, ये डायरेक्टली चले जाता है पीएल अकाउंट में। तो इसलिए तुमको दिखता है पीएल अकाउंट डेबिट टू एक्सपेंडिचर। वाई? बिकॉज अकाउंट्स क्लोज हो गया। एक्सपेंडिचर में जो भी बैलेंसेस आता है वो कहाँ चले जाता है? बाय पीएल करके। दैट इज वाई पीएल अकाउंट में 2 एक्सपेंडिचर अकाउंट दिखता है ना। पीएल अकाउंट डेबिट साइड में 2 क्यों आता है? बिकॉज ऑफ दैट अकाउंट्स क्लोजिंग। सेम इनकम अकाउंट जब क्लोज करना है तो यहाँ पे क्या 2 पीएल, तो पीएल अकाउंट क्या होता है? बाय इनकम। क्यों करते? बिकॉज ऑफ दैट अकाउंट्स क्लोजिंग। सिमिलरली अब एसेट और लायबिलिटी कहाँ चले जाता है? बैलेंस शीट में चले जाता है, ये बैलेंस शीट में चले जाता है। इसलिए तुम लोग जब क्लास कराए थे, सेकंड क्लास शायद बेसिक कंसेप्ट का पूछे थे, देखना हमेशा एसेट या लायबिलिटी का ओपनिंग क्लोजिंग बैलेंस रहता है। तो सर एक्सपेंडिचर इनकम का ओपनिंग क्लोजिंग बैलेंस क्यों नहीं रहता? बिकॉज हर साल हम लोग क्लोज कर देते, पीएल अकाउंट में लेके चले जाते। ठीक है, एनीवे, तो ट्रायल बैलेंस इज नथिंग बट अ समरी ऑफ लेजर बैलेंस। जितने भी लेजर अकाउंट है उसका बैलेंस दिखेगा ट्रायल बैलेंस में। जो क्लोजिंग होकर जो बैलेंस आया डेबिट क्रेडिट करके, वो तुम्हारा ट्रायल बैलेंस में दिखता है। तो वो डेबिट साइड में क्या दिखेगा? एक्सपेंडिचर या फिर एसेट। क्रेडिट साइड में क्या दिखेगा? इनकम या फिर लाइबिलिटीज। ओके, ये बेसिक कंसेप्ट था, इसलिए बताना जरूरी था। नाउ लैंड दिया हुआ है, लैंड दिया हुआ, प्लांट में से डिसेबल है, इन्वेंट्रीज दिया हुआ, बैंक अगेन एडजस्टेड परचेज दिया हुआ है, फैक्ट्री एक्सपेंस दिया हुआ है, एडमिन एक्सपेंस दिया हुआ है, सेलिंग डिवेंचर इंटरेस्ट दिए। देखो आइदर एक्सपेंडिचर होगा या फिर देखो एसेट होगा ना। यहाँ से लेके यहाँ तक क्या एसेट ही था, यहाँ से लेके यहाँ तक क्या एक्सपेंडिचर ही है। राइट, नेक्स्ट इक्विटी कैपिटल, डिवेंचर, रिजर्व, पीएल अकाउंट्स, ये जो यहाँ से लेके जो यहाँ पे तक क्या लाइबिलिटी वाला था पोर्शंस, यहाँ से लेके जो यहाँ तक है क्या है?
इनकम वाला है। अब सस्पेंस देख लेना पड़ेगा, सस्पेंस किसको इंडिकेट करे, इनकम ना लायबिलिटी को। ठीक है, क्वेश्चन रीड करने समझ में आ जाएगा। नेक्स्ट, अब क्या बोला नीचे में, ऑथोराइज कैपिटल ऑफ द कंपनी कितना है, 40,000 शेयर्स 10 ईच। इसका मतलब मैक्सिमम कितना शेयर कैपिटल शेयर इशू कर सकते, 40,000, 40,000 इंटू 10। ठीक है, तो इसको हम बैलेंस शीट का फॉर्मेट में अगर हम जाते हैं, यहाँ पे हम लोग लिखते हैं ना, फॉर्मेट तो हम बाद में आएंगे, छोड़ो पहले हम डिस्कस कर लेते हैं इसे। A company on advice of the independent valuer wish to revalue the land at 3,60,000। अभी लैंड का वैल्यू कितना है, 2,20,000 है। रुपीज जो है इन थाउजेंड है, दैट इज 2,20,000 है। तो 3,60,000 तो रीवैल्यूएशन होगा ना लैंड का, तो लैंड का रीवैल्यूएशन होगा, तो रीवैल्यूएशन की वजह से लैंड का वैल्यू बढ़ेगा। एट द सेम टाइम रीवैल्यूएशन रिजर्व क्रिएट होगा। इसका एंट्री क्या होगा बताओ, जनरल एंट्री बोलो। लैंड अकाउंट डेबिट, वैल्यू इंक्रीज किया So land account debit to टू revaluation रिवैल्यूएशन रिजर्व। ठीक है, Okay. जितना आता है डिफरेंस 3,60,000 माइनस 2,20,000 कितना आएगा तुम्हारा, बेसिकली 1,40,000। सर फिर रिजर्व एंड सरप्लस में ट्रांसफर करेंगे। ये तो रिवैल्यूएशन रिजर्व आया तो ट्रांसफर तो हो ही गया ऑटोमेटिक। ठीक है, नॉट डिक्लेयर फाइनल डिविडेंड। अब फाइनल डिविडेंड डिक्लेयर किया एट द रेट 10% ऑन 2 अप्रैल को। ठीक है, तो डिविडेंड जो डिक्लेयर करता है वो क्या लायबिलिटी होता है ना मेरा, जब तक पेमेंट नहीं हो Yes, जाता। तो डिविडेंड डिक्लेयर का एंट्री क्या करेगा बेसिकली वो, तो डिविडेंड डिक्लेयर मतलब प्रपोज डिविडेंड, एक लायबिलिटी क्रिएट हुआ मेरा। लायबिलिटी इंक्रीज करने से क्या बोले थे हम, क्रेडिट। डेबिट किसको किए होंगे, आइदर प्रॉफिट आया होगा तो यहाँ पे पीएल अकाउंट को डेबिट किए होंगे, या फिर जीआर को डेबिट किए होंगे बस। राइट, अमाउंट लिखा लेना, पेड अप कैपिटल जो था 3 कितना है ये, 3,00,000 है, 3,00,000 के ऊपर 10% 30,000 है। अब बोलते सर सस्पेंस अकाउंट जो है ना, 4,000 रुपया, ये रहा 4,000 रुपया, रिप्रेजेंट करता है कैश रिसीव हुआ है कहाँ से, फॉर द सेल ऑफ सम ऑफ द मशीनरी। ठीक है, द कॉस्ट ऑफ द मशीनरी वॉज 10,000, ओके, एंड द एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन वॉज 8,000। तो इसका मतलब जो हम सेल किए मशीनरी को, उसका जो अकाउंटिंग एंट्री होना चाहिए था वो अकाउंटिंग एंट्री हम नहीं किए। तो बताओ यहीं पे करते हैं, सपोज एक मशीन का कॉस्ट कितना बोल रहा हूँ, 10,000। 10,000। अब एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन तुम लोग समझ, डेप्रिसिएशन का 2 फंडा है, एक नॉर्मल है और एक एक्यूमुलेटेड वाला मेथड में हम लोग करते हैं। तो माइनस कितना करना है हमको, 8,000। इसका मतलब एसेट का आज का दिन में वैल्यू कितना है, बुक वैल्यू बोलो या रिटन डाउन वैल्यू 2,000 है। तुम बेचा कितने में है, 4,000। तो प्रॉफिट कितना हुआ, 2,000। प्रॉफिट ऑन सेल 2,000। तो इसका जनरल एंट्री क्या होगा, सर बैंक अकाउंट डेबिट, प्रॉफिट ऑन सेल अकाउंट डेबिट टू मशीनरी। जनरल एंट्री होना चाहिए था बैंक अकाउंट डेबिट कितना, 4,000। ठीक है, टू एसेट ख़त्म करना था हमको। एसेट कितना से ख़त्म होता, एसेट का तुम्हारा कॉस्ट कितना है, पूरा 10,000 है, पूरा 10,000 ही ख़त्म करना था हमको। नेट में अगर हम करें तो ये होगा एसेट अकाउंट कितना होना चाहिए, नेट में एसेट अकाउंट कितना होगा, नेट में 2,000। और तुम अगर बुक के हिसाब से करेगा तो क्या होगा, यहाँ पे 10,000 और ऊपर डेप्रिसिएशन जो है फिर ये हो जाएगा तुम्हारा डेबिट इतना से 8,000। सो नेट में 10 और 8 नेलिफाई होके 2,000। ओके, समझ रहे, ये तुम्हारा डेबिट हो जाता, ये क्रेडिट होता, तो नेट में वही होता 2,000 ही आता। तो नाउ बाकी जो 2,000 वो क्या है, प्रॉफिट ऑन सेल ऑफ फिक्स्ड एसेट कितना, 2,000। इसका मतलब बट हम एंट्री क्या किए, बैंक अकाउंट डेबिट नहीं करके हम क्या कर दिए, सस्पेंस अकाउंट, क्या लायबिलिटी साइड में किए थे क्या हम, अच्छा सस्पेंस अकाउंट में रख दिए। तो सस्पेंस अकाउंट को तो सर हटाना है, इसका मतलब बैंक में ऐड करने होगा, फिर एसेट से हटाने पड़ेगा तभी जाके हटेगा। ठीक है, इसका मतलब हम जो यहाँ पे ना सस्पेंस अकाउंट में करके रख दिए होंगे, इसका मतलब एसेट से हटाने होगा ये वाला चीज़। ठीक है, तो इस पर फोकस करना है तुमको, ये एडजस्टमेंट एंट्री। नेक्स्ट डेप्रिसिएशन जैसा नॉर्मल करने का करेंगे, और बट ऑन कॉस्ट बोला है, तो ये जो मेरा एसेट होगा यहाँ पे कॉस्ट पे है, तो कॉस्ट के ऊपर 10%।
तो जब 10% डेप्रिसिएशन होगा तो मेरा देखो एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन भी बढ़ जाएगा ना उतना से, आगे नहीं। यस सर। ये सब डेप्रिसिएशन का मेथड तुम लोग का फाउंडेशन लेवल में था। नेक्स्ट यू आर रिक्वायर्ड टू प्रिपेयर शेड्यूल 3 के हिसाब से बताओ क्या होगा। सो फर्स्ट फॉर्मेट में हम लोग फोकस करते हैं बेसिकली, अभी तक फॉर्मेट नहीं देखे थे, ठीक है। तो ये रहा तुम्हारा फॉर्मेट, बैलेंस शीट जो भी एज एट, बैलेंस शीट हमेशा एज एट होता है, क्यों? बिकॉज फाइनेंशियल बैलेंस शीट से क्या पता चलता है बोलो तो, फाइनेंशियल क्या, परफॉर्मेंस ना पोजीशन, सर पोजीशन, पोजीशन पता परफॉर्मेंस पीएल से पता चलता है। पोजीशन एज ऑन ही होता है हमेशा, उस पर्टिकुलर डेट में क्या था। तो नाउ हेडिंग तो तुमको ये नॉर्मल इसी फॉर्मेट करने पड़ता है, इक्विटी एंड नॉट, वो जो हम लोग टी फॉर्म में करते थे 11th क्लास फाउंडेशन की तरह नहीं। तो सबसे पहले आएगा शेयर होल्डर फंड। तो शेयर होल्डर फंड इसी तरह से तुमको लिखना है, तो मार्क्स काट लेगा, ओके, जो ऑर्डर में उसी ऑर्डर में। शेयर होल्डर फंड का अंदर में दो पार्ट है, एक होता है तुम्हारा शेयर कैपिटल, दूसरा है रिजर्व एंड सरप्लस। अब अगर तुम इसका कोई वर्किंग नोट बनाया होगा तो 1-2 करके तुम दे सकते हैं नीचे में, 1-2। नेक्स्ट तुम्हारा तो शेयर होल्डर फंड के अंदर क्या क्या आएगा बोलो, एक शेयर कैपिटल, एक रिजर्व एंड सरप्लस, और भी बहुत सारा आता है, शेयर एप्लीकेशन पेंडिंग मनी फॉर अलॉटमेंट से आता है, बट यहाँ पे दिए नहीं, इस क्वेश्चन में रिलेवेंट है नहीं तुमको, इसलिए मेन फॉर्मेट जो हम फर्स्ट क्लास में बता दी थी वो याद रखना। नेक्स्ट नॉन करेंट लाइबिलिटी। व्हाट इज नॉन करेंट लाइबिलिटी? विच इज पेबल आफ्टर 1 ईयर, जो 1 साल के बाद रीपेबल है। वही मेरा जैसा कि लॉन्ग टर्म लाइबिलिटी जो था ना, तो शेड्यूल 3 में उसको लॉन्ग टर्म को क्या कर दिया, नॉन करेंट लाइबिलिटी बोल दिया। तो नॉन करेंट लाइबिलिटी में क्या, बोरोइंग्स हो जाएगा, या जितना भी लॉन्ग टर्म लाइबिलिटी होगा सब यहाँ पे आएगा, लॉन्ग टर्म बोरोइंग्स बेसिकली। करंट लाइबिलिटी जो कि ना 1 साल के अंदर पेमेंट है, उसमें ट्रेड पेबल आ गया तुम्हारा, तो और भी उसमें आ सकता है बहुत सारा चीज़ इसमें, ये फॉर्मेट में, ठीक है। तो फॉर्मेट एक बार तुम लोग अलग से प्रिंट आउट करके रख लेना, ठीक है। तो यहाँ पे तो है नहीं बुक में। नेक्स्ट अब सर आ जाते हैं सर एसेट सेट, नॉन एसेट में नॉन करेंट एसेट, करेंट एसेट से लॉन्ग टर्म जो हम लोग फिक्स एसेट बोलते थे, अभी आ जाता है नॉन करेंट एसेट। तो भी फिक्स एसेट का भी हम लोग अलग अलग करते थे, तो यहाँ पे सिंपली भाई प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट का अंदर में तुमको दिखाना है, सब जितना भी फिक्स एसेट आएगा सब एक ही पीपीई, प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट का ब्रेक अंदर में दिखाना है, ओके। करंट एसेट में इन्वेंटरीज आएगा, ट्रेड रिसीवेबल आएगा, कैश एंड बैंक बैलेंस आएगा, और भी अदर करंट एसेट वगैरह भी आता है, ठीक है। सर बोलो। सर सपोज इन्वेस्टमेंट रहा तो उसको क्या दिखाते हैं अंडर इन्वेस्टमेंट हेड में? हाँ, नॉन करेंट है तो नॉन करेंट का अंदर नॉन करेंट इन्वेस्टमेंट, करंट है तो करंट का अंदर नॉन करेंट इन्वेस्टमेंट में आएगा, एक घुस जाएगा फॉर्मेट। और फॉर्मेट डिस्कस किए थे ना तुम लोग से, हम कहाँ गया वाला फॉर्मेट। यस सर। चला इंस्टीट्यूट का मैट में फॉर्मेट भी तो देना चाहिए था एटलीस्ट, अब फॉर्मेट के लिए अलग से हमको निकालना पड़ेगा कुछ। शेड्यूल 3 था ना, क्या था शेड्यूल शेड्यूल 3। ये रहा एक्चुअल फॉर्मेट, ये फॉर्मेट तुम लोग कॉपी में एक जगह लिख लेना, या फिर व्हाट आई कैन डू, चिपका दे क्या वहाँ पे सर मेरे पास है। तुम्हारे पास तो है, ठीक है। ये प्रॉपर फॉर्मेट है एक्चुअली, इसको स्क्रीनशॉट लेना, स्क्रीनशॉट कैसे लेते हैं, स्क्रीन राइट, चलो। ये क्या, शेयर होल्डर्स इक्विटी एंड लायबिलिटी से मेन फॉर्मेट है, उसके अंदर ये पूरा कॉपी में लिख लेना, ओके। लिख कर हमको भेज देना तो हम ऐड भी कर देंगे, बिकॉज हो सकता है तुम्हारा जो क्वेश्चन में उतना डेटा नहीं है, बट जान के रखना ज़रूरी है ना, ऑर्डर अगर बाई चांस एग्जाम में आ गया तो शेयर कैपिटल, रिजर्व एंड सरप्लस, मनी रिसीव्ड अगेंस्ट शेयर वारंट, तो ये शेयर होल्डर फंड में तुम्हारा आया। दूसरा अलग से जो लगते हैं शेयर एप्लीकेशन मनी पेंडिंग अलॉटमेंट, तो तुम शेयर इशू करेगा बोल के एप्लीकेशन सबमिट करने बोला था सबको, ठीक है। अब बट अभी तक एप्लीकेशन मनी तो आ गया, बट अभी तक हम उसको पेमेंट, आई मीन पेमेंट नहीं, अलॉटमेंट नहीं किए, नॉट पेमेंट, अलॉटमेंट नहीं किए, ठीक है। अलॉटमेंट नहीं किए तो सर वो क्या होगा, लायबिलिटी में तो आएगा बट अलग से डायरेक्ट दिखाओ, अलग से फेस पे दिखना चाहिए तुमको बैलेंस शीट में, शेयर एप्लीकेशन एंड मनी पेंडिंग फॉर अलॉटमेंट, ओके, ठीक है। थी उसके बाद समझ में आ रहा तुमको? यस सर। अब नॉन करेंट लायबिलिटी जो हम क्या बताएं, पहले हुआ करता था लॉन्ग टर्म लायबिलिटी, इसमें 4 पार्ट है, इसी हेड में तुमको लिखना है। फर्स्ट आएगा लॉन्ग टर्म बोरोइंग्स, दूसरा आएगा डेफर्ड टैक्स लायबिलिटी, तुम लोग का सीएफ इंटर लेवल पे नहीं है, फाइनल लेवल पे रहता है, तो इसीलिए तुम लोग क्वेश्चन देगा भी नहीं, तुम लोग का क्वेश्चन में रहेगा भी नहीं, बट जान के रखो यार डेफर्ड टैक्स लायबिलिटी होता है क्या, बाद में बताएंगे, बट हेडिंग तो है। अदर लॉन्ग टर्म लायबिलिटी जो बोरोइंग से बाकी कोई लायबिलिटी अगर तुम्हारा होगा, जो कि ना सपोज जैसे कि क्या होता है अदर लॉन्ग टर्म लायबिलिटी से कुछ ऐसा पेमेंट मेरा ड्यू है जो 1 साल बाद पेमेंट करना है हमको, वो यहाँ पे दिखा सकते हैं हम।
लॉन्ग टर्म प्रोविजंस, ये जो तुम्हारा ग्रेचुटी का प्रोविजंस होता है, पीएफ का प्रोविजंस होता है, पेंशन का प्रोविजंस, क्या लॉन्ग टर्म ना, बिकॉज जब एम्प्लॉय रिटायर करेगा, सो जो एम्प्लॉय 1 साल बाद रिटायर करेगा तो उसका तो यहीं पे दिखाना चाहिए लॉन्ग टर्म प्रोविजंस। जो हम पीएफ वगैरह से लेके सैलरी का जो भी प्रोविजंस एंट्री करते हैं, जो रिटायरमेंट बेनिफिट का जो प्लान, वो सब यहीं पे रहना चाहिए ना, रिटायरमेंट बेनिफिट का। लॉन्ग टर्म प्रोविजन में तो रिलेवेंट तुम्हारा लिखा है, लॉन्ग टर्म बोरोइंग्स रिलेवेंट है, अदर लॉन्ग टर्म लायबिलिटीज, लॉन्ग टर्म प्रोविजंस, ठीक है। और शेयर होल्डर फंड में क्या करना चाहिए, शेयर कैपिटल, रिजर्व एंड सरप्लस, मनी रिसीव अगेंस्ट शेयर वारंट, ओके। अलग से तुम्हारा क्या आएगा, शेयर एप्लीकेशन मनी पेंडिंग अलॉटमेंट। नॉन करेंट लायबिलिटी में क्या कहना चाहिए, लॉन्ग टर्म बोरोइंग्स, अदर लॉन्ग टर्म लायबिलिटीज, लॉन्ग टर्म प्रोविजन, डेफर्ड टैक्स लायबिलिटी तुम्हारा क्वेश्चन में रहेगा नहीं इंटर लेवल पे। नाउ सर करंट लायबिलिटी जो 1 साल के अंदर पेमेंट करना, सबसे पहले आएगा शॉर्ट टर्म बोरोइंग्स, जैसे कि कैश क्रेडिट लोन, वर्किंग कैपिटल लोन जो लेते हैं ना, शॉर्ट टर्म बोरोइंग्स वगैरह यहाँ पे आएगा, लाइक वर्किंग कैपिटल लोन, ठीक है, सीसी लोन। यहाँ पे लॉन्ग टर्म जो टर्म लोन होता है, टीएल टर्म लोन वगैरह जो होता है यहाँ पे आएगा। ट्रेड पेबल मतलब जो सन्ड्री क्रेडिटर, ट्रेड पेबल बोल सकते हैं हम लोग इसको, सन्ड्री क्रेडिटर्स। हम लोग पुराना फॉर्मेट में कैसे करते थे, सन्ड्री क्रेडिटर लिखते थे ना, तो यहाँ पे बोले ट्रेड पेबल दिखाओ तुम, ठीक है। तो ट्रेड पेबल में भी 2 टाइप का है भाई, और ब्रेक करना है तुम लोग, इतना ब्रेक करने का जरूरत नहीं पड़ेगा बेसिकली, और प्रैक्टिकली ब्रेक करना ही पड़ता है। इसमें भी तुम दिखाओ जो एमएसएमई, माने मीडियम एंड स्मॉल इंटरप्राइज को कितना पेमेंट करना अलग से दिखाना पड़ेगा एमएसएमई, ठीक है। और बाकी अदर को कितना, अदर देन एमएसएमई कितना ड्यू है बताओ। तो इसीलिए जब प्रैक्टिकली कोई कंपनी में अकाउंट, जब कोई वेंडर से हम लोग सर्विस लेते हैं या फिर किसी से मटेरियल परचेस करते हैं, उसको हम लोग डिक्लेरेशन ले लेते हैं कौन एमएसएमई की नॉन एमएसएमई है। तो उसी हिसाब से एसएपी में वेंडर में सेटिंग लगा दिया जाता है कि ये एमएसएमई का वेंडर क्लास है, तो जब बैलेंस शीट में आएगा ऑटोमेटिक वो एमएसएमई का अंडर में उसका ड्यू दिखाएगा, और बाकी का नॉन एमएसएमई दिखाएगा। समझ में आ रहा है, मैनुअली थोड़ी पॉसिबल इतना ट्रैक रखना, तो सब तो एसएपी से निकल ही जाता है, ओके। नेक्स्ट क्या, अदर करेंट लायबिलिटीज, बाकी शॉर्ट टर्म प्रोविजन। शॉर्ट टर्म प्रोविजन मतलब छोटा मोटा जो नेक्स्ट ईयर ही पेमेंट हो जाएगा मेरे, शॉर्ट टर्म प्रोविजन वगैरह उसमें आएगा सब। ये फॉर्मेट घर पे बार बार याद कर लेना, फिर से हम बता रहे, इक्विटी एंड लायबिलिटीज में तुम्हारा क्या क्या आएगा, शेयर कैपिटल, एक होता शेयर होल्डर फंड। ये यहाँ पे वो कलर क्यों नहीं आ रहा, वो वाला, अच्छा इसको डाउनलोड करने पड़ेगा क्या, तब आए, अच्छा तो डाउनलोड ही कर लेते हैं। अच्छा डाउनलोड करने से तो होगा नहीं ना, हम तो नोट पैड पे नहीं लिखा रहे ना, डायरेक्ट बुक्स में कर रहे हैं इसलिए। तो शेयर कैपिटल फिर से करना पड़ेगा। शेयर कैपिटल से कॉल से एरिया लेस होगा ना, अगर सपोज कुछ रहता है। हाँ लेस करके तो यहाँ पे आ रहा है, पेड अप कैपिटल है भाई, ये पेड अप कैपिटल, बस नीचे ब्रेकअप में भी है ना, सपोज उसी का ब्रेकअप तुमको दिखा देते, शेयर कैपिटल। सर बैंक वाले में शेड्यूल बैंक नॉन शेड्यूल बैंक का कुछ ब्रेकअप था। कौन से बैंक वाले में, सर लोन टेकन फ्रॉम शेड्यूल बैंक, हाँ वो तो देने पड़ते हैं, ब्रेकअप तो देने पड़ेगा तुम्हारा, तो तुम्हारा क्वेश्चन में उससा नहीं रहेगा, ठीक है। बट तुम फॉर्मेट देख के रखो कि प्रैक्टिकली भी तो तुम लोग को काम करने पड़ता है ऑडिट वगैरह, तो कैसे रहना चाहिए नहीं रहना चाहिए, क्वेश्चन में नहीं रहेगा ऐसा। तो यहाँ पे तुम्हारा डिटेल में है, इसको एक बार के लिए पढ़ लेना तुम लोग, कहाँ गया डिटेल वाला, कहाँ गया ये रहा। तो इसका जब ब्रेकअप दिखाएंगे हम लोग, उसमें बताने पड़ता है कितना ऑथोराइज कैपिटल है, उसमें कितना इशूड है, सब्सक्राइब है फुल्ली, जो नीचे में जो अलग से जो नोट दिखाते हैं नोट में दिखाने पड़ते हैं। उसके बाद एक रिकॉन्सिलेशन स्टेटमेंट बनाना पड़ता है, ओपनिंग में कितना था, क्लोजिंग में कितना शेयर है, कितना इशू किया, सब दिखाने पड़ता है यहाँ पे। और जो तुम्हारा कॉल अनपेड वगैरह है, उसमें से कॉल कितना अनपेड डिस्क्लोजर करने पड़ता है, फॉरफिट कितना किया, सब बताने पड़ता है यहाँ पे। बाकी तुम अगर लेस, अगर तुम्हारा कॉल सीनेटेड वगैरह है, वो तो ऑटोमेटिक तुम्हारा आएगा भी नहीं वहाँ पे पेड अप कैपिटल में। कॉल सीनेटेड कहाँ पे आना चाहिए तुम्हारा, करंट एसेट के अंदर आएगा, राइट, पैसे मिलने वाला है। सर इसी चैप्टर में देखे थे कि कॉल से नीड को लेस करके दिखाया था शेयर कैपिटल। हाँ बिकॉज एंट्री नहीं मारा होगा इसीलिए लेस करके दिखा रहा है, करेगा अगर एंट्री मार दिया होता तो लेस करता नहीं, डायरेक्ट एसेट में चले जाता, लेस करके दिखाएगा और वहाँ पे क्या करेगा, एसेट क्रिएट करेगा, करंट एसेट में भी दिखाया होगा वहाँ पे। अब देखो रिजर्व एंड सरप्लस में क्या है, कैपिटल रिजर्व, सिक्योरिटीज प्रीमियम, डिवेंचर, इवैल्यूएशन सब आएगा तुम्हारा, अदर रिजर्व, डिविडेंड वगैरह भी देंगे तो इसी से माइनस करेंगे। लॉन्ग टर्म बोरोइंग्स में क्या क्या आएगा तुम्हारा, जो हम बॉन्ड इशू किया, डिवेंचर, टर्म लोन बैंक से लिए, डिपॉजिट्स लिए जो 1 साल बाद पेमेंट है, ठीक है, बोरोइंग्स। अदर लॉन्ग टर्म लाइक ट्रेड पेबल्स जो 1 साल बाद है, अदर्स लॉन्ग टर्म प्रोविजन जो प्रोविजन फॉर एम्प्लॉय बेनिफिट हम बोल रहे थे ना ये,
शॉर्ट टर्म बोरोइंग्स में क्या आएगा तुम्हारा, वही लोन फोन डिपॉजिट्स वगैरह जो एक साल के अंदर देना है। ट्रेड पेबल के भी इस तरह से डिस्क्लोजर रहता है तुम्हारा एमएससीबी नॉन एमएससीबी का। शॉर्ट टर्म प्रोविजंस एम्प्लॉय वाला 10, फिर प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट, देखो उसमें सब घुसा दिया पूरा प्रॉपर्टी प्लांट। अब जब एसेट में जब हम आएंगे, लाइबिलिटी का ब्रेकअप समझ में आया तुमको? तुम लोग का होमवर्क रहा घर में, यस इसको अच्छे से देखना, बिकॉज एग्जाम में हो सकता है तुम लोग उतना नहीं आएगा, बट प्रैक्टिकली तो ये पूरा रिलेवेंट है नहीं है। इसको अच्छे से प्रिंट आउट ले लेना इसका, शेड्यूल 3 का। अब देखो एसेट में क्या है, नॉन करेंट एसेट, करेंट एसेट्स। एसेट में क्या है, कहाँ गया, राइट राइट स्क्रीन कहाँ है, स्क्रीन राइट। एसेट में क्या है तुम्हारा, नॉन करेंट एसेट, करेंट एसेट, ठीक है। तो नॉन करेंट एसेट में क्या है, पीपीई, प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट एंड इंटेंजिबल एसेट। इंटेंजिबल एसेट क्या होता है, गुडविल वगैरह, ठीक है, सब आ जाएगा इसमें। पीपीई, इंटेंजिबल एसेट, पीपीई में सब तुम्हारा आ जाएगा, जो अभी ब्रेकअप दिखाए थे, लैंड, बिल्डिंग, फर्नीचर, मशीनरी वगैरह वगैरह सब। इंटेंजिबल एसेट, गुडविल वगैरह जितना भी पेटेंट कॉपीराइट सब आ जाएगा। कैपिटल वर्किंग प्रोग्रेस, इसका मीनिंग क्या है, जो भी तुम्हारा काम। सर, अगर कोई भी मशीन इंस्टॉल नहीं हुआ है पूरा, तो तो उसको क्या कैपिटल करना वर्किंग है? प्रोग्रेस में आएगा, CWIP। कैपिटल वर्किंग प्रोग्रेस का मतलब क्या, कि एसेट परचेस या फिर इंस्टॉल बट नॉट इट कमीशन, कमीशनिंग नहीं हुआ उसका, कमीशन सर्टिफिकेट नहीं मिला, तब तक तुमको उसको CWIP में दिखाने पड़ता है। जो भी सपोज इसमें तुम्हारा प्रोजेक्ट प्लांट का एक्सपेंशन हो रहा होगा, कुछ मॉडिफिकेशन हो रहा होगा। सर, इसका मतलब रेडी फॉर यूज भी हो सकता है क्या? अरे रेडी फॉर यूज तो पीपीई में आएगा, तुम्हारे स्पेयर्स वगैरह जो है। अच्छा। ये नॉर्मली एसेट जो परचेस करते हैं, ठीक है, संग संग तुम्हारा कैपिटलाइज हो गया तो ठीक है, नहीं हुआ तो तब तक यहाँ पे क्या सीधा, अब सपोज एसेट का परफॉर्मेंस सर्टिफिकेट बचा हुआ है चेक करने, तब तब तुम्हारा सीधा कैपिटल वर्किंग प्रोग्रेस में रखो। कोई बिल्डिंग बन रहा है तो अभी इनकम्प्लीट है, तो एक कैप उसका जो भी खर्चा अभी तक हुआ होगा CWIP में दिखाएंगे हम। कोई प्लांट एक्सपेंशन हो रहा है, मॉडिफिकेशन हो रहा है, उसका जो भी अभी तक कंप्लीशन नहीं हुआ है तो यहीं पे दिखाएंगे। जैसे कोई प्लांट तुम नया बनाया, उसका अभी तक कमीशनिंग नहीं किया, मतलब तुमको जिस तरह से एक्सपेक्टेशन था उस प्लांट का परफॉर्मेंस का नहीं है, तो अभी तक कमीशनिंग नहीं किया हम, तो CWIP में हम दिखाएंगे। जब कर देंगे तो यहाँ से उठा के तब पीपी में लेके चले जाएंगे, ठीक है, ओके। कैपिटल वर्किंग यस सर। प्रोग्रेस CWIP, ये सारे तुम लोग को बताए थे, एसेट अकाउंटिंग कराए थे ना तुम लोगों को हम फर्स्ट क्लास में, याद है कि नहीं है? देखता तो नहीं है तुम लोग यूट्यूब, ठीक है। याद है सर। CWIP वाला अकाउंटिंग तुम लोग वहाँ बताए थे क्या होता है। जब भी कोई एसेट परचेस होता है, जब तक कैपिटलाइज नहीं करता तो इसी में गिरा हुआ रहता है, जब कैपिटलाइज करते फिर इसी से उठा के यहाँ पे कैपिटलाइज करते हैं हम, ठीक है। इंटेंजिबल एसेट उसी के अंदर में दिखाना है। और नॉन करेंट इन्वेस्टमेंट जो हम बता रहे थे, सपोज तुम शेयर सर, मार्केट वगैरह में फिक्स्ड इन्वेस्ट किया डिपॉजिट। लॉन्ग टर्म के लिए, तो नॉन करेंट इन्वेस्टमेंट यहाँ दिखाओ। या किसी और कंपनी का सब्सिडरी वगैरह में तो इन्वेस्ट करके रखा है, ठीक है, नॉन करेंट इन्वेस्टमेंट यहाँ पे दिखाओ। लॉन्ग की तुम किसी को लोन दिया है, लॉन्ग टर्म है तो यहाँ दिखाओ, अदर नॉन करेंट एसेट वगैरह है, ठीक है, यहाँ दिखाओ। करंट इन्वेस्टमेंट यहाँ दिखाओ, इन्वेंट्रीज, ट्रेड रिसीवेबल मतलब डेटर, कैश इक्विवेलेंट, शॉर्ट टर्म लोन्स, अदर एसेट, बस। अब इसको डिटेल में देखना है कि इसका अंदर का ब्रेकअप क्या है, तो नीचे आओ। अच्छा इसके बाहर लिखना पड़ेगा। यहाँ पे देखो सब बता दिया कि ऑपरेटिंग साइकिल जो 1 महीना का हो, 1 साल का हो, लेने पड़ते हैं, वो सब कहानी बोल दिया है, तुम लोग को पता है। हम आ जाते हैं एसिड वाला में। पीपीई में क्या क्या आएगा, लैंड, बिल्डिंग, प्लांट, इक्विपमेंट, फर्नीचर, व्हीकल, ऑफिस इक्विपमेंट सब आएगा, अदर्स अगर कुछ है तो स्पेसिफाई करो यहाँ पे। एसेट वो अगर लीज में तुम लिया हुआ किसी से, उसको सेपरेट स्पेसिफाई करके दिखाना है यहाँ पे पीपीई के अंदर। इंटेंजिबल एसेट गुडविल वगैरह जो भी है, माइनिंग राइट, सपोज तुमको गवर्नमेंट से कोई माइनिंग राइट लिया है तो वो भी तुम्हारी इंटेंजिबल एसेट है। ब्रांड, कंप्यूटर सॉफ्टवेयर, कॉपीराइट, लाइसेंस लिया किसी चीज़ का, ठीक है, तो यहीं पे आएगा तुम्हारे। नॉन करेंट इन्वेस्टमेंट इक्विटी में किया, प्रेफरेंस में किया, हम कोई गवर्नमेंट बॉन्ड में किए, म्यूचुअल फंड में किए, कोई पार्टनरशिप फर्म में किए, किसी और कंपनी में किए, तो यही चीज़ यहाँ चीज़ दिखाना है। नॉन करेंट मतलब 1 साल से तुम उसको 1 साल तक होल्ड करके रखेगा एटलीस्ट, ठीक है। समझ में आ रहा है तुम लोगों को? क्या आई एम गोइंग यस सर। सो फास्ट? घर में तो देखना ही तुमको। लॉन्ग टर्म लोन्स, हम तुम किसी को लोन दिया है, हम किसी को लोन दिए, कैपिटल एडवांस दिए, कोई लेटर पार्टी को, अपने कंपनी को किसी और को दिए, लेटर पार्टीज को दिए अपना, ठीक है, तो वो सब यहाँ पे आएगा। उसमें सिक्योर अनसिक्योर ऐसा डाउटफुल करके ब्रेकअप देना है। अदर नॉन करेंट एसेट में से तुम्हारा क्या है, जो ट्रेड रिसीवेबल है, ठीक है, उसमें कितना सिक्योरिटी डिपॉजिट वाला है, कितना अदर्स वाला पार्टी है,
फिर इसमें भी हमको क्लासीफाई करने पड़ता है कि जो ड्यू है मेरा डेटर से 6 महीने में कितना बार है। तो प्रैक्टिकल तुम लोग का ये आएगा, आई मीन एग्जाम में नहीं आएगा, और प्रैक्टिकल ये सब करने पड़ता है। ठीक है। करंट इन्वेस्टमेंट सेम चीज़ जो ऊपर नॉन करंट था वही करंट में है, बट 1 साल का अंदर वाला जो है तुम्हारा लिक्विडेट कर देगा। इन्वेंट्री में क्या आता है, इन्वेंट्री मीन्स रॉ मटेरियल भी आएगा, वर्किंग प्रोग्रेस जो ऑलरेडी गुड्स जो बन रहा है आधा अधूरा बनकर है इनकम्प्लीट है वो भी आएगा, फिनिश गुड्स भी आएगा, स्टॉक इन ट्रेड भी आएगा, स्टोर्स एंड स्पेयर्स भी आएगा, लूज टूल्स भी, सभी आएगा इन्वेंट्री में तुम्हारा। समझ में आ रहा है? यस सर। इन्वेंटरी में रॉ मटेरियल तो आएगा ही। WIP क्या होता है, वर्किंग प्रोग्रेस, मतलब जो हम रॉ मटेरियल से फिनिश गुड्स बना रहे थे अभी तक बना नहीं, आधा आधा अधूरा है उस दिन में, तो वर्किंग प्रोग्रेस। ठीक है। फिनिश गुड्स, स्टॉक इन ट्रेड, जिस चीज़ का तुम बिजनेस कर वो, स्टोर्स एंड स्पेयर्स, बहुत सारे स्टोर आइटम परचेस करते हो वो, लूज टूल्स, कोई गुड्स इन ट्रांजिट है, हम गुड्स परचेस के लिए पर रास्ता में है तो एंट्री ठोक चुके हैं, परचेस अकाउंट डेबिट, स्टॉक अकाउंट डेबिट टू पार्टी, तो गुड्स इन ट्रांजिट है वो भी तुम्हारा क्या है, एसेट ही तो है अल्टीमेटली मेरा। ठीक है। ट्रेड रिसीवेबल तो हम बता दिए, कैश एंड कैश इक्विवेलेंट, बैलेंस विद बैंक, चेक, कैश इन हैंड, अदर्स, शॉर्ट टर्म लोन्स वगैरह अगर हम किसी को दिए दिखाना, अदर करेंट एसेट कुछ है तो, और लास्ट में दिखाने पड़ता है कंटीजेंट लायबिलिटी। व्हाट इज कंटीजेंट लायबिलिटी बताओ तो। सर फ्यूचर में जिसका होने का संभावना है। मतलब कोई कोर्ट केस चल रहा है, सपोज तुमसे कोई इनकम टैक्स डिपार्टमेंट तुम्हारे अगेंस्ट नोटिस दिया, बट तुम कोर्ट केस किया कि नहीं हम अपना सही है, बट अगर हम केस हार गए तो लगे हमको मेरा आउटफ्लो होगा, केस जीते तो नहीं होगा, तो कंटीजेंट मतलब जो जिसका होना या ना होना लायबिलिटी का डिपेंड करता है फ्यूचर इवेंट के ऊपर। जैसे कि क्या हुआ, हम किसी को बैंक गारंटी दी है, कंपनी क्या किया है एक बैंक गारंटी दिया कोई काम करने के लिए कि आपको हम बैंक गारंटी दे रहे, बट एटलीस्ट अगर हम फेल किए तो आप मेरा बैंक गारंटी को इन्वोक करके आप हमसे पैसा काट सकते हो, तो फ्यूचर में लायबिलिटी इनकर हो सकता है। जितने बैंक गारंटी देते हैं ये सब मेरा क्या है, कंटीजेंट लायबिलिटीज़ है। ठीक है। कोई हमसे कोई क्लेम कर रहा है तो क्लेम का केस कोर्ट केस चल रहा है तो मेरा जब तक कोर्ट केस फाइनल तब तक मेरा कंटीजेंट लायबिलिटी है। ठीक है। चलो अब हम आ जाते हैं क्वेश्चंस में। तो ये फॉर्मेट बार बार देखना है तभी तुमको समझ में आएगा, हम तो बस कंसेप्ट समझा सकते हैं, बारह प्रैक्टिस का थोड़ी तुमको याद हो जाएगा ना। अब सब PL अकाउंट का फॉर्मेट भी तो है सेम, रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशंस, मतलब तुम ऑपरेशन से कितना इनकम हुआ उसमें सेल है, अदर इनकम है, एक्सपेंडिचर में परचेज, फाइनेंस कॉस्ट, डेप्रिसिएशन, अदर एक्सपेंसेस, इसका ये फॉर्मेट है, अभी हम डिस्कस कर लेंगे, पहले इसे हम शो करा देते हैं। तो सबसे पहले तुम करना क्या ना, पहले इसको फॉर्मेट ड्रॉ करके तुम छोड़ देना, फर्स्ट पेज सेकंड पेज फॉर्मेट ड्रॉ करके छोड़ देना, अब तुम डायरेक्ट नोट्स पे आ जाना। वहाँ नोट्स नंबर 1 था, नोट्स नंबर तो ये अगर तुम नहीं दिखाओगे तो मार्क्स काटेगा। लिखना है पूरे इस तरह से कि सर इक्विटी शेयर कैपिटल में हेडिंग ऑथराइज कैपिटल 400, पेड अप, सब्सक्राइब, कॉल्ड अप इतना, मार्क्स देगा तब 1 मार्क्स, हाफ मार्क्स जो भी रहता है। रिजर्व एंड सरप्लस को दिखाना है तो बैलेंस शीट तुमको देखना है, रिजर्व एंड सरप्लस का बैलेंस शीट देखो कितना था, GR आएगा, सिक्योरिटीज प्रीमियम आएगा, और क्या आएगा यहाँ से, PL अकाउंट आएगा। ठीक है। और डिविडेंड दिए होंगे तो माइनस होगा यहाँ से, तो सिक्योरिटीज प्रीमियम जो था एज इट इज आ गया तुम्हारा। रीवैल्यूएशन रिजर्व क्या हुआ तुम्हारा, कम हो गया, लॉस हुआ था क्या रीवैल्यूएशन वहाँ पे, सर प्रॉफिट हुआ था। प्रॉफिट हुआ था, कितना प्रॉफिट हुआ था, 3,20,000 बेचा था ना। तो माइनस क्यों किया। रीवैल्यूएशन रिजर्व हम दिखा रहे हैं, अच्छा रिजर्व तो दिखा ही नहीं रहे हम यहाँ पे, अच्छा यहाँ पे था ही नहीं, ठीक है ठीक है, डायरेक्ट प्रॉफिट ही दिखाया, ओके। तो माइनस मतलब कैलकुलेशन के बेसिकली क्या किया कि लैंड का कॉस्ट कितना था, कहाँ गए थे हम लोग, लैंड का कॉस्ट था तुम्हारा कहाँ गया लैंड, हाँ 2,20,000, तो माइनस 3,60,000, 20,000 तो जो 120 40 3,60,000। लाख था वो डायरेक्ट कैलकुलेशन करके दिखाया। ठीक है 140 लाख, ठीक है। रिवैल्यूएशन रिजर्व एक्चुअली ये तुम्हारा रिवाइज प्राइस है, ये तुम्हारा कॉस्ट था लैंड का। ठीक है। अब जनरल रिजर्व क्वेश्चन में से 130 ही था आया, आप PL अकाउंट को ओपनिंग बैलेंस दिया हुआ देखो क्वेश्चन में 72। अब इस साल हम प्रॉफिट किए होंगे तो प्रॉफिट कैलकुलेट करेंगे अभी हम, तो प्रॉफिट यहाँ पे अटकेंगे हम, इसको बैलेंस छोड़ के रख देना। डिविडेंड दिए हैं बीच में, कितना बोला था ना, 10, कितना बोला था 10%, सो कितना का 10%, इक्विटी से कैपिटल कितना है 3 लाख, तो 3 लाख का 10%, यहाँ पे 18 क्यों दिया देखने सर पड़ेगा, वो कंडीशन तो कुछ कंडीशंस कंडीशन वगैरह थी। होगा तो उसके लिए वो अभी भी इसको भी तुम क्वेश्चन मार्क दे के रखना
ये भी अभी नहीं करेंगे, ये भी अभी नहीं करेंगे हम लोग, ठीक है। पहले जो जो आ रहा है बैठा लिए हम। लॉन्ग टर्म बोरोइंग्स वो तो एज इट इज़ जो था एज इट इज़ आ जाएगा क्वेश्चन में, ठीक है, इसमें कोई एडजस्टमेंट नहीं। पीपीई इसका शेड्यूल बनाना है। ओपनिंग बैलेंस इतना था, रीवैल्यूएशन हुआ तो बैलेंस ऐड होगा ना तुम्हारा, तो ये रहा क्लोजिंग बैलेंस इतना था। डिस्पोज ऑफ जो माल बेच दिए थे 10,000 का, याद आ रहा है, और उसका यस सर। डेप्रिसिएशन भी माइनस हो जाएगा 8, तो 10 माइनस 8 नेट में 2, तो यहाँ पे माइनस हुआ, डेप्रिसिएशन भी तो माइनस होगा 8 से, ठीक है। प्लस एक नया डेप्रिसिएशन ऐड हुआ 76 का, कितना 7,60,000 का ऊपर 10% था, याद आ रहा, ऐड हो जाएगा ना। एक्यूमुलेट डेप्रिसिएशन जब भी हम लोग करते हैं, जब भी हम लोग एसेट एट कॉस्ट करते हैं, तो ये हमेशा कॉस्ट पे दिखेगा, ये जो तुमको हमेशा कॉस्ट पे दिखेगा। बट जब एसेट बिक जाता है, जब सेल होता है, तब भी तो एट कॉस्ट ही दिखाने पड़ता है, याद आ रहा है, तो ये भी तो एट कॉस्ट ही दिखाने पड़ेगा। तो जब सेल होगा उसका डेप्रिसिएशन भी तो दिखाने पड़ेगा, एक्यूमुलेट माइनस करने पड़ेगा, एक्यूमुलेट डेप्रिसिएशन इसलिए हम माइनस किए यहाँ पे। तो दिस माइनस ये हो गया। अब ये फ्रेश डेप्रिसिएशन कितना, ये 7,60,000 ये मेरा कॉस्ट था, इसके ऊपर। ये समझ में आया तुम लोग को कि नहीं आया, बोलो। यस सर। ठीक है। अब आए थे सर, ये सब तो बात, ये तो आप पीएल अकाउंट का नोट्स है, तो पीएल अकाउंट में पहले हम आ जाते हैं, उसके बाद आ जाओ पहले पीएल अकाउंट। इनकम क्या क्या बोला है, इनकम यहाँ पे वो सेल दिया हुआ है, ये तुम्हारा इनकम में सेल है, नीचे लाइबिलिटी ट्रेड पेबल इनकम नहीं है, सेल है बस, उसके बाद और तो कुछ तुमको दिख नहीं रहा। अदर इनकम कुछ है क्या यहाँ पे, नो। सस्पेंस अकाउंट है तुम्हारा, वो एक तो अदर इनकम है ना, प्रॉफिट हुआ था ना 2 लाख का ना कि 2,000 का, प्रॉफिट ऑन रिवैल्यूएशन। तो ये 700 तुम्हारा आ गया। ये प्रॉफिट ऑन रिवैल्यूएशन देखो नोट्स करके भी दिखाया है, ठीक है। बिकॉज ऑपरेशन से तुम्हारा कितना इनकम आया, रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन से सेल, अदर इनकम क्या, प्रॉफिट ऑन सेल ऑफ दिस दिस करके। सर बेसिकली ट्रेडिंग वाला जो इनकम होता है एग्जैक्टली वो ऑपरेशंस में ट्रेडिंग मतलब तुम्हारा जो मेन कोर्स ऑफ मेन तुम्हारा बिजनेस है, उससे जो भी आता है तुम्हारा। बाकी तुम्हारे इन्वेस्टमेंट से जो इनकम आया, डिविडेंड मिला, या फिर तुम्हारा प्रॉफिट ऑन सेल ऑफ दिस, वो सब अदर इनकम में आएगा तुम्हारा। इंटरेस्ट मिला कहीं से, ये सब अदर इनकम में आएगा, ठीक है। तो अदर इनकम में देखो ये लोग जस्ट कैलकुलेशन करके दिखाया हुआ कैसे आया, जो हम लोग किए थे। सेल वैल्यू 4 लाख ठीक ही दिया, बुक वैल्यू सेम हम लोग भी ऐसे किए थे, बट दिखाना है नोट्स में, अदरवाइज मार्क्स काट लेगा, ठीक है। नेक्स्ट आ जाते हैं फिर हम लोग क्या, एक्सपेंडिचर। एक्सपेंडिचर परचेज तो डायरेक्ट क्वेश्चन में दिया हुआ था शायद, देखो तो एक्सपेंडिचर साइड में जब फिर से हम बार बार हमको ट्रायल बैलेंस, एडजस्टेड परचेज दिया था। हाँ एडजस्टेड परचेज दिया हुआ है, मतलब क्या, क्लोजिंग स्टॉक माइनस किया हुआ है कि नहीं किया हुआ है, बोल रहे भाई, सब किया हुआ है। किया हुआ है। सर तो एडजस्टेड एडजस्टेड परचेज। परचेज दिया हुआ था, क्लोजिंग स्टॉक माइनस किया हुआ था, अलग से लिखने का ज़रूरत नहीं है, तो डायरेक्ट लिख लो परचेज 320। फाइनेंस कॉस्ट जो हम लोन लिए थे, दिया है क्या यहाँ पे फाइनेंस कॉस्ट, कहाँ दिख रहा है, नहीं दिए सर। कितना का लोन लिया था कहीं तो, जो ये रहा डिवेंचर्स, इसका डिवेंचर अगर क्वेश्चन में है तो डोंट फॉरगेट इसका इंटरेस्ट भी तो देने पड़ेगा तुमको। हाँ सर। तो 200 लाख, 10%। 2 लाख का 10% जो है यही है, बाकी अलग से तो कहीं नहीं है। ये तो ये दिया भी है यहाँ पे यार, डिवेंचर इंटरेस्ट है, तो डिवेंचर इंटरेस्ट डिवेंचर बोल तो नहीं लिखा यहाँ पे, फाइनेंस कॉस्ट का हेडिंग में आएगा ना, तो वो हेडिंग तुम सब फाइनेंस कॉस्ट का हेडिंग में आएगा ये, इसका अंदर में तुम लोन ले डिवेंचर्स का ले, सब इंटरेस्ट तुम्हारे यहाँ पे आएगा, कहाँ गया, या डिवेंचर इंटरेस्ट, बैंक का लोन का इंटरेस्ट, जो भी तुम्हारा सब फाइनेंस कॉस्ट का अंडर में आएगा, ठीक है। अब बाकी कोई खर्चा जो तुम्हारा यहाँ पे है, जो दिख रहा है ट्रेडिंग अकाउंट में, देखो फैक्ट्री एक्सपेंस है, एडमिन एक्सपेंस है, सेलिंग एक्सपेंस है, ठीक है, तो ये सब एक्सपेंडिचर आएगा कहाँ पे, अदर एक्सपेंस, मेजर खर्चा नहीं है। अभी जो खर्चा का भी जो क्या क्या दिखाना है वो भी डिस्क्लोज, अभी हम लोग फॉर्मेट में आएंगे तो अदर एक्सपेंस में दिखा देंगे, और डेप्रीसिएशन को अलग से दिखाने पड़ते हैं, तो इसलिए अलग से दिखा रहे हैं हम, ठीक है। अदर एक्सपेंस बाकी जो बचा तुम्हारा 3 चीज़, ठीक है। तो ऐसा करने से मेरा प्रॉफिट आ गया 1,66,000, ठीक है, तो ये प्रॉफिट ऐड भी हो गया। अब सर डिविडेंड 18, ये 18 कैसे आया, इसी को कैलकुलेट करना है। द फाइनल डिविडेंड विल नॉट बी रिकॉग्नाइज एज अ लाइबिलिटी एट द बैलेंस शीट डेट even if it is declared after reporting date but before approval of the financial statement as per accounting standard। ऑब्वियसली बात है, यहाँ पे हम लोग डिक्लेयर कब किए थे, कब डिक्लेयर किए थे हम लोग यहाँ पे 2 अप्रैल शायद ना, तो सेकंड इसीलिए हम लोग रिकॉग्नाइज नहीं, इसीलिए तुम्हारा यहाँ पे रिकॉग्नाइज नहीं दिख रहा है। सच डिविडेंड विल बी डिस्क्लोज इन नोट्स ओनली, इसको नोट्स में दिखाना है तुमको सिर्फ, ठीक है। तो देखो यहाँ पे डिविडेंड का डेट क्या था, डेट क्या था डिविडेंड का, कहाँ पे डिविडेंड का डेट कहाँ है, ये रहा 2 अप्रैल, तो 2 अप्रैल को किया है,
तो हम कहाँ नोट्स में दिखाएंगे, बट यहाँ पे सिर्फ ये रहेगा मेरा पीएल अकाउंट में इंटरिम डिविडेंड पेड ये है तुम्हारा, ये जो 18 ये है। इस साल तुम पेमेंट कितना किया 18 ना, तो तुम्हारा 18 माइनस हुआ। अभी जो तुम पेमेंट नहीं किया तो 18 माइनस है तुम्हारा, ठीक है। और इस ये जो तुम्हारा है डिक्लेयर तुम किया, इसको लायबिलिटी अगला साल हम दिखाएंगे, इस साल नहीं, मतलब नेक्स्ट ईयर जो है। तो ये शेड्यूल्स हो गया तुम्हारा। इसमें कोई ये वाला शेड्यूल में कोई दिक्कत है? नो, इसमें नहीं होना चाहिए। अब रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन में भी इज़ ओके। इनटू डिविडेंड कहाँ से आया पता चल गया तुमको, ये कहाँ से आया, लॉन्ग टर्म बोरिंग्स वगैरह ओके। अदर इनकम बस खत्म। अब आया तुम्हारा इसका वाला बता देते क्या बोलते हैं, रेवेन्यू फ्रॉम इनकम वाला पोर्शन। आज क्लास इस चक्कर में रेट हो गया मेरा, एक्चुअली आज 4 क्लास था मेरा सुबह से। इनकम वाला पोर्शंस कहाँ गया रे भाई, नीचे ही है ना इसका, ये रहा तुम्हारा यस SPL। ये फॉर्मेट वगैरह जो है प्रिंट आउट लेके रख लेना भाई, बहुत काम का चीज़ है। स्क्रीन तो तुमको पता होगा कोई भी कंपनी का जब फाइनेंशियल स्टेटमेंट ऑफ अ कंपनी हो जाएगा ना, तो याद दिलाना, हम कोई भी कंपनी का एनुअल रिपोर्ट निकाल के तुमको दिखाएंगे कैसे रीड करना है। तो ये करंट ईयर का प्रीवियस ईयर का दिखाने पड़ते हैं, सेम पीरियड का। सपोज ये अगर 12 महीना का है तो ये भी 12 महीना का, ये 9 मंथ्स है तो ये भी 9 मंथ्स का लास्ट ईयर का दिखाने पड़ता है, करस्पॉन्डिंग पीरियड सेम पीरियड का। तो रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशंस इसका ब्रेकअप दिखेंगे। अदर इनकम, ये फॉर्मेट पहले देखो, तो ये रहा तुम्हारा टोटल इनकम। तो रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन, अदर इनकम, टोटल इनकम। एक्सपेंडिचर में क्या क्या माइनस होगा, कॉस्ट ऑफ मटेरियल कंज्यूम, मतलब क्या, ओपनिंग रॉ मटेरियल, सारा ओपनिंग कुछ। प्लस परचेस माइनस क्लोजिंग, ठीक है। अगर तुम रॉ मटेरियल नहीं खरीदता है तो तुम्हारा स्टॉक होगा, तो परचेस इन स्टॉक इन ट्रेड प्लस तुम्हारा जो इन्वेंट्री है फिनिश गुड्स का। देखो हम लोग क्या करते थे ट्रेडिंग अकाउंट में, याद होगा तुमको, यहाँ ओपनिंग यहाँ क्लोजिंग, राइट। तो इसको ये लोग क्या करने बोला, डिफरेंस, कंज्यूम। चेंजेस इन इन्वेंट्रीज ऑफ व्हाट, ये 3 चीज़ का, चेंजेस इन इन्वेंट्रीज ऑफ फिनिश गुड्स, वर्क इन प्रोग्रेस, स्टॉक इन ट्रेड। ये रॉ मटेरियल का अलग से, रॉ मटेरियल है तो कंज्यूम दिखाओ, रॉ मटेरियल के इसमें ओपनिंग स्टॉक ऑफ रॉ मटेरियल, परचेस ऑफ रॉ मटेरियल माइनस क्लोजिंग स्टॉक, ओके। बट अदर्स जो फिनिश गुड्स है, WIP है, ठीक है, उसका केस में क्या होगा, या फिर अगर हम मैन्युफैक्चर नहीं है, हम परचेज ट्रेडर है, परचेज करके जो लाते हैं, उसके तुम परचेज दिखाओ, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे जैसे परचेज दिखाते हैं, परचेज दिखाओ। और ये जो ओपनिंग क्लोजिंग अलग से दिखाते हैं, उसको क्या करना है, चेंजेस इन इन्वेंट्री करके दिखाना है। चेंजेस इन इन्वेंट्री मतलब क्या होगा बेसिकली, अगर तो सपोज मतलब मेरा ओपनिंग में कितना पड़ा हुआ है और कितना सेल हो गया उसका डिफरेंस ना। ओपनिंग में कितना है, क्लोजिंग कितना हुआ, क्लोजिंग और ओपनिंग का डिफरेंस, नॉट सेल का डिफरेंस, ठीक है। अब तुम लोग को ये नहीं आता तो बोलो, फिर हमको समझाने पड़ेगा कि हाउ टू कैलकुलेट क्लोजिंग स्टॉक सेल, पता है कि नहीं नहीं पता है सर, सब, आता है। आता है तो आता है कि सर। दिखा दे, पहले फॉर्मेट बता देते फिर हम वो आता भी दिखा देंगे, ठीक है, डोंट वरी। क्या बोल रहे थे, सपोज 2 सिनेरियो हो, सिनेरियो 1, सपोज क्लोजिंग स्टॉक इज मोर देन ओपनिंग स्टॉक। तो क्लोजिंग स्टॉक ज़्यादा होने से तुम्हारा इनकम होता है ना, लॉस होता है, लॉस होता है। क्लोजिंग स्टॉक ज्यादा होने से इनकम होता है सर। तो इनकम होता है। बट तुम इसको दिखा रहा है कौन सा हेड में, एक्सपेंडिचर का हेड में, तो क्या होना चाहिए, माइनस दिखाना चाहिए ना। यस सर। इनकम तो नहीं दिखा सकते, तो एज अ खर्चों को माइनस करेगा तो माइनस होगा। उल्टा अगर क्लोजिंग स्टॉक इज लेस देन ओपनिंग स्टॉक तो क्या होगा, मतलब मेरा इनकम जो है, मेरा जो प्रॉफिट है बेसिकली कम होना चाहिए, तो हमको प्लस साइन में दिखाना, नॉर्मल में दिखाना है। दैट मीन्स तुमको अगर कभी भी कोई भी एनुअल रिपोर्ट तुम दिखता है, पीएल अकाउंट में दिख रहा है चेंजेस इन इन्वेंट्री पॉजिटिव, अगर पॉजिटिव दिखा मतलब क्या है, क्लोजिंग स्टॉक कम है कंपेयर टू ओपनिंग स्टॉक, करेक्ट। ओपनिंग स्टॉक ज़्यादा है, क्लोजिंग स्टॉक कम है। ओपनिंग स्टॉक ज़्यादा है मतलब मेरा खर्चा का साथ ज़्यादा है, तो मेरा प्रॉफिट कम है, तो इसलिए प्लस नॉर्मल। उल्टा अगर क्लोजिंग स्टॉक ज़्यादा होता तो मेरा क्या होता, प्रॉफिट ज़्यादा होता, तो इसलिए अगर क्लोजिंग स्टॉक ज़्यादा है तो नेगेटिव साइन आएगा तुम्हारे यहाँ पे, ओके, आइदर नेगेटिव या फिर नॉर्मल। समझ में आया तुम लोगों को ये वाला चीज़। यस सर। तुम बोलेगा सर चेंजेस इन इन्वेंटरी क्या चीज़ का, 3 चीज़ का, फिनिश, WIP, स्टॉक। रॉ मटेरियल का नहीं दिखाना, रॉ मटेरियल तो यहीं पे एडजस्ट कर लिया हम सर, ओपनिंग प्लस परचेस माइनस क्लोजिंग स्टॉक ऑफ रॉ मटेरियल। यहाँ जो दिखा रहे हैं, अगर तुम कोई ट्रेडर है तो परचेस इन स्टॉक इन ट्रेड तुम दिखा, उसके बाद चेंजेस इन इन्वेंटरीज। अगर तुम सपोज ये वाला मेरा, जैसा मेरा मैन्युफैक्चरिंग कंपनी में ये वाला नहीं आएगा, बिकॉज हम तो परचेस थोड़ी करते हैं, हम तो मैन्युफैक्चर करते हैं, प्रोडक्शन करते हैं, तो मेरा कैसे परचेस नहीं आएगा।
तो जो परचेस करता है उसके से परचेस आएगा। मेरे केस में क्या आएगा, बस ये वाला आएगा, स्टॉक इन ट्रेड का चेंजेस इन इन्वेंट्रीज, क्लोजिंग माइनस ओपनिंग, क्लोजिंग माइनस ओपनिंग। समझ में आ रहा है तुम लोगों को कि नहीं आ रहा है? यस फिर से बता रहे, इनकम वाला साइड में दो ही आएगा भाई, रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशंस एंड अदर इनकम, खत्म। एक्सपेंडिचर साइड में ब्रॉड में 5-6 आएगा। फर्स्ट आएगा तुम्हारा कॉस्ट ऑफ रॉ मटेरियल कंज्यूम, अगर रॉ मेट मैन्युफैक्चर है तो ओपनिंग स्टॉक प्लस रॉ मटेरियल माइनस क्लोजिंग स्टॉक। अगर इस ट्रेडर है तो मेरे लिए कॉस्ट ऑफ मटेरियल कंज्यूम नहीं आएगा, तो डायरेक्ट परचेज वाला आएगा। ओके, उसके बाद इन्वेंट्री। इन्वेंट्री मतलब कौन सा, रॉ मटेरियल नहीं दिखाना है, किसको दिखाना है, फिनिश गुड्स WIP एंड स्टॉक इन ट्रेड जो है तुम्हारा वो दिखाना है। ओके, चेंज क्लोजिंग माइनस ओपनिंग। क्लोजिंग ज़्यादा है मतलब से मेरा प्रॉफिट शायद बढ़ना चाहिए, तो यहाँ पे दिखा रहे खर्चा का हेडिंग में, तो खर्चा कमना चाहिए माइनस। ओके, क्लोजिंग स्टॉक कम है मतलब मेरा सर प्रॉफिट कमना चाहिए, तो यहाँ खर्चा करेंगे तो प्रॉफिट में जस्ट ऐड होगा, तो नॉर्मल प्लस साइन। चौथा एम्प्लॉय बेनिफिट खर्चा, जो सैलरी बोल के दिखाते हैं। फाइनेंस कॉस्ट, जो इंटरेस्ट वगैरह, डेप्रिसिएशंस, ठीक है। अदर एक्सपेंस, बाकी जो भी खर्चा है जो तुम यहाँ पे नहीं आ रहा तो उसको सब अदर एक्सपेंस दिखाना है। तो यहाँ पे कौन कौन सा दिखाना है बेसिकली, कॉस्ट ऑफ मटेरियल कंज्यूम अगर मैन्युफैक्चरर हो तो, परचेज ऑफ स्टॉक इन ट्रेड, चेंजेस इन द इन्वेंट्रीज, एम्प्लॉय बेनिफिट, फाइनेंस कॉस्ट, डिप्रिसिएशन, बाकी सब अदर एक्सपेंस में दिखाना है। तो दिस माइनस दिस करने से क्या आएगा, प्रॉफिट बिफोर एक्सेप्शनल एंड एक्स्ट्राऑर्डिनरी आइटम। क्लियर? यस सर। नेक्स्ट, अब क्या, अब तुम्हारा कंपनी में कभी कभी एक्सेप्शनल आइटम रहता है, तो व्हाट इज एक्सेप्शनल आइटम, बताओ तो। क्या होते हैं? सर वहाँ तक कभी नहीं गए। कभी कभी तुम्हारा कंपनी में देखना VRS, वॉलंटरी रिटायरमेंट होता है। ओके, कोई एबनॉर्मल इनकम आया, कोई एबनॉर्मल खर्चा हुआ, तो एक्सेप्शनल नेचर का, जो कि ना रेकरिंग नेचर का है ही नहीं, और जो कैपिटल भी नहीं है, अदर एक्सपेंडिचर है या फिर गेन है। इट कैन बी एक्सपेंडिचर, इट कैन बी इनकम, ठीक है। तो इनकम है तो ऐड होगा, एक्सपेंडिचर तो माइनस होगा। तो ऐसे उसके बाद तुम्हारा आएगा प्रॉफिट बिफोर एक्स्ट्राऑर्डिनरी आइटम एंड टैक्स। तो अब एक्स्ट्राऑर्डिनरी आइटम में कुछ कुछ रहता है जो डिटेल में बाद में बताएंगे, तुम लोग के लिए अभी इतना रिलेवेंट नहीं है। तो नाउ आ जाएगा प्रॉफिट बिफोर टैक्स, PBT। टैक्स माइनस करो तो आ जाएगा प्रॉफिट आफ्टर टैक्स, खत्म। ठीक है, ये सब हटाओ, डिसकंटिन्यूइंग फीस तुम लोग को उतना ज़रूरत नहीं है। अब उसके सर बाद एबनॉर्मल लॉसेस का इफेक्ट यहाँ पे कहाँ पड़ रहा कौन चीज़ का एबनॉर्मल लॉसेस बोलो, है? लाइक स्टॉक जल गया, तो वही एक्सेप्शनल आइटम में आएगा। अच्छा उसमें ही आएगा। हम्म, ठीक है। आप यहाँ पे आ जाओ फिर डिटेल्स में। सर जो रेवेन्यू ऑफ फ्रॉम ऑपरेशन आप बोल रहे थे उसमें क्या आना चाहिए, उसमें देखो सेल ऑफ प्रोडक्ट, सेल ऑफ सर्विसेज, अगर तुम प्रोडक्ट बेचता सेल ऑफ प्रोडक्ट, सेल ऑफ सर्विसेज, ठीक है। अदर इनकम में तुम्हारा सब आएगा, जो इंटरेस्ट जो मिलता है तुम्हारा अदर इनकम में आ जाएगा। फाइनेंस कॉस्ट में इंटरेस्ट वगैरह, अदर इनकम में इंटरेस्ट डिविडेंड सब आएगा यहाँ पे। लॉस ऑन सेल ऑफ इन्वेस्टमेंट, प्रॉफिट ऑन सेल ऑफ इन्वेस्टमेंट, अदर नॉन ऑपरेटिंग इनकम सब यहीं पे आएगा, जो ऑपरेशन से रिलेटेड नहीं है तुम्हारा। ये सबको अच्छे से पढ़ना है, बार बार पढ़ेगा तभी समझ में आएगा चैप्टर। सैलरी का पूरा यहाँ पे आ जाएगा खर्चा, डिप्रिसिएशन डायरेक्ट, इंटरेस्ट डायरेक्ट, ठीक है। और बाकी रहा तुम्हारा अदर एक्सपेंडिचर में, बाकी जितना भी खर्चा है सब इसमें आ जाएगा। स्टोर्स, स्पेयर, पावर, फ्यूल, रेंट, रिपेयर्स, इंश्योरेंस रेट, टैक्स, सब यहाँ पे, ठीक है। चलो भाई, अब तुम लोग क्या करना, नेक्स्ट क्लास में तुम लोग का होमवर्क रहा तो ये क्वेश्चन देख के आना 6, बाकी जितने भी करके आना, नेक्स्ट क्लास तुम लोग हम कराएंगे। नेक्स्ट क्लास बेसिकली बता देंगे कब होगा, ठीक है। तो तुम लोग कल तो इनकम टैक्स का क्लास है ना, 6:30 से ना, वही 7 बजे कल, ठीक है। कोई डाउट हो तो हमसे पूछो। नो